कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा नाम है बाई फैन और मैं रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखता हूँ और कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा। अर्थ पे सभी लोगों को लगता है ना कि मैं एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर हूँ, जो कि काफी हद तक सच भी है। बट कल्टीवेशन वर्ल्ड में आते ही रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए मैं एक मिस्टीरियस यंग मास्टर हूँ, जो कि कहाँ से आया इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। बस यहाँ के लोगों को इतना पता है ना कि मेरे पास है बहुत सारा पैसा है। ट्रेजर पवेलियन के ओनर्स, जो किसी डॉट को भी कुछ नहीं समझते, वो ही मेरे सामने आते ही ना अपने घुटने टेक देते हैं। वो लोग बस यही सोच रहे होते हैं ना कि यंग मास्टर ई फैन एक बार हमारी तरफ देख ले। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल, पैसा खर्च करना हो चुका है। सिटी की सबसे अमीर फैमिली जो कि अपने पैसे पे काफी ज्यादा फ्लेक्स करती है, मेरे सामने आने के बाद में ना उन लोगों की गर्दनें झुक जाती है। अब तो इस वर्ल्ड के अंदर ना सभी लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है कि अगर पैसा हो तो यंग मास्टर ई फैन जैसा हो, वरना ना हो। पर ये कल्टीवेशन वर्ल्ड अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। जब मेरे सामने यहाँ की रियलिटी आना शुरू हुई तब जाके मुझे पता चला ये जो वर्ल्ड है इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि दिखा करता था। और आखिर मार्शल गॉड बाई यूशिन कौन है, जो कि 1000 साल पहले अचानक से यहाँ पर आए और अचानक से गायब भी हो गए। बाई यूशिन की लेगेसी इतनी बड़ी है ना कि वो यहाँ के ह्यूमंस का प्राउड है। लेकिन मेरे लिए ये नाम ना एक बहुत बड़ा पजल है, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडपा का नाम भी बाई यूशिन ही था और मुझे ये डायमेंशनल रिंग देने वाले भी वही थे। तो मुझे अब इस वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में हर एक चीज जाननी है और इस काम में मेरी हेल्प कर रहा है द हेवनली डिफाइंग मनी। तो इसी के साथ में हमारी आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यान किंगडम के लियोन सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ट्रेजर पवेलियन के अंदर ऑक्शन चल रहा होता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार यहाँ पे ना बेहद ही कमाल के टेक्निक्स का ऑक्शन होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो कि उन टेक्निक के लिए कितना भी पे करने के लिए तैयार है। नीचे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, उन टेक्निक्स को हम नहीं खरीद पाएंगे। देखो यहाँ पे लियोन सिटी की फेमस लिन फैमिली लड़का भी यहाँ पे आया है। इन लोगों से बड़ी बिट टेक्निक लेना सच में काफी ज्यादा हार्ड होगा। लिन यूनका बोल रहा होता है कि पूरी सिटी के अंदर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे मेरे सामने बिडिंग करते हुए टेक्निक मुझसे ले ले। तभी वहाँ पे ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर नालन आ जाती है। नालन बोल रही होती है तो फिर ठीक है, आज की ऑप्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के पहले आइटम का नाम है माउंटेन मूविंग टेक्निक, जो कि एक येलो रैंक की सुपीरियर ग्रेड की टेक्निक है। इसकी बीडिंग स्टार्ट होगी 3 लाख गोल्ड कॉइन से और एक बार में आप लोगों को कम से कम 10,000 कॉइन बढ़ा के बोलने होंगे। तभी वहाँ पे सभी लोगों ने बीडिंग करना स्टार्ट कर दी होती है और बहुत ही जल्दी बीडिंग होती है वो 4 लाख गोल्ड कॉइन तक पहुंच गई होती है। यूनका बोल रहा होता है कि मैं इस टेक्निक के लिए 3 मिलियन की बिड कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे जितने ही बंदे आ रखे हैं ना वो सभी के सभी भिखारी हैं। जैसे ये लोग बिडिंग कर रहे हैं ना वैसे बिडिंग करने में रात हो जाएगी। फटाफट से ये टेक्निक मुझे दे दो। वैसे भी इन गरीबों में इतना जोर नहीं है कि लोग मेरे बराबर बिडिंग कर दे। नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि लिन फैमिली के यंग मास्टर ने प्राइस को काफी बढ़ा दिया है। इनकी बराबरी में आके बिड करना ना अब हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। नालन बोल रही होती है 3 मिलियन गोल्ड कॉइन। क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि इस ऊपर बिड करना चाहेगा? नीचे खड़े सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कि लिन फैमिली से कम्पीट कर ले। ना ही किसी के पास में इतना पैसा है और ना ही पावर। तभी हाथ खड़ा करते हुए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं बिड करूंगा, वो भी पूरे 30 मिलियन गोल्ड कॉइन। और मुझे नहीं लगता ना कि यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत है जो कि पैसों को लेके मेरी बराबरी कर सके। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी ना प्राइस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 30 मिलियन कॉइन्स? इसने तो यहाँ पे पहले वाली प्राइस को 300 गुना बढ़ा दिया है। इतने पैसों के अंदर तो ना ये बंदा पूरा लियोन सिटी खरीद लेता। लेकिन आखिर इतना अमीर बंदा आया कहाँ से? अब वो जो यंग मास्टर यूनका है वो हम सभी लोग को भिखारी बोल रहे थे, लेकिन इस बंदे की वेल्थ के सामने ना तो यंग मास्टर खुद भिखारी लग रहे हैं। चिढ़ते हुए यूनका बोल रहा होता है कि आखिर ये कमीना कौन है जो कि यहाँ पे सभी लोग के सामने मुझे प्रोवोक कर रहा है। नालन बोल रही होती है कि आप लोग की चुप्पी बता रही है ना कि आप लोग के पॉकेट में पैसे की कमी हो गई है और इस बंदे के आगे ना और कोई बिड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ये टेक्निक इन जेंटलमैन को मिलती है। लिन फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर शांत हो जाइए, आपको पता है ना कि हमारे पास में यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे हो रही छोटी मोटी चीजों की वजह से ना खुद को इफेक्ट मत करिए। यूनका बोल रहा होता है कि मुझे पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की ना जरूरत नहीं है। वहीं वहाँ से जाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे तो यहाँ पे आने का फायदा ही नहीं हुआ। सच में जो हमारा ट्रेजर पवेलियन है वो ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं। नालन बोल रही होती है कि अगर आप लोग अभी जाओगे ना तो बाद में पक्का से रिग्रेट करोगे, क्योंकि जो आज का हमारा फाइनल आइटम है वो सामने आना बाकी है। आप सभी लोग के सामने आ रहा है द हेवनली असेंशन ऑर्डर। इसकी स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस है 2 मिलियन गोल्ड कॉइन और अगर यहाँ पे किसी को भी बिड बढ़ानी है तो उसे लास्ट बिड से 1 लाख कॉइन ज्यादा बोलने पड़ेंगे। सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या हेवनली असेंशन ऑर्डर?
ये तो एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। अब हमें समझ में आया क्या कि यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर, आपको तो पता ही है कि हमारे मिस दिन को ये चीज काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको उनके और सिटी लॉर्ड के मैंशन के करीब जाना है ना, तो ये आर्टिफैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वैसे ब्रदर आखिर जो हेवनली असेंशन ऑर्डर होता है ये होता क्या है? मैंने इस चीज के बारे में ना आज से पहले कभी सुना नहीं है। वो बंदा बोल रहा होता है कि देखो, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एक कल्टीवेटर बनना और सेकंड लैंड के अंदर एंटर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तुम ये कह सकते हो कि हेवंस में भी जाना ना उतना मुश्किल नहीं होता होगा जितना कि मुश्किल ना सेकंड लैंड में जाना होता है। अगर तुम्हें वहां पे जाना है तो तुम्हारी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और तुम्हारे पास में बहुत ही कमाली कल्टीवेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद में भी ना तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ता है, फिर जाके तुम सेकंड लैंड में जा सकते हो। लेकिन ऐसे में हेवनली असेंशन ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो कि सेकंड लैंड के एल्डर्स कुछ चुने हुए लोगों को देते हैं। अगर तुम्हारे पास में ऑर्डर है तो तुम काफी ज्यादा इजीली ना सेकंड लैंड में एंटर कर सकते हो। तुम्हें वहाँ के किसी भी रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई एग्जाम को पास करने की जरूरत है। इसी वजह से तुम ऐसा कह सकते हो कि ये चीज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी बातों को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड एग्जामिनेशन होता है और अगर मेरे पास में हेवनली असेंशन ऑर्डर रहेगा तो मुझे उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना कोई एग्जाम दिए ही मैंने टॉप कर लिया। सच में ये चीज तो कमाल की है। यूनका सोच रहा होता है सच में ये बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पे इस एक नॉर्मल टेक्निक के पीछे 30 मिलियन गोल्ड कॉइन वेस्ट कर दिए और अब इस बंदे को हेवनली असेंशन ऑर्डर के बारे में पता भी नहीं है। लगता है कि ये बंदा ना किसी गांव से आया है और किसी जुए वगैरह में जीतने की वजह से ना इसके पास में पैसे आ गए होंगे, लेकिन फ्लेक्स करने के चक्कर में इस बेवकूफ ने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब ये मेरे सामने ना बिड नहीं कर पाएगा और ये हेवनली असेंशन ऑर्डर मेरा होके रहेगा। यूनका बोल रहा होता है कि हेवनली असेंशन ऑर्डर के लिए मैं 5 मिलियन गोल्ड कॉइन दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पूरे 100 मिलियन गोल्ड कॉइन। चलो फटाफट से ये चीज ना मुझे दे दो। इतनी बड़ी बिड सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक रह गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम सभी इतना शॉक क्यों हो रहे हो? मैंने बस यहाँ पे ना 100 मिलियन गोल्ड कॉइन ही कहा है। तुम सभी गरीबों की शक्लें बता रही है ना कि इतना पैसा मैं लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तभी खुश होते हुए नारायण बोलते कि हाँ ये आइटम बिक चुका है। अब जो यहाँ पे इसके लिए बिडिंग थी वो क्लोज होती है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या तरीका हुआ। इन लोगों ने एक बड़ी प्राइस सुनी नहीं कि ऑक्शन कैसे खत्म कर दिया। एटलीस्ट बाकी लोगों को बिड करने का तो मौका देते। नालन बोल रही होती है हमारे प्यारे यंग मास्टर, आखिर आप यहाँ पे पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? देखिए हमारे पवेलियन के अंदर ना हम लोग किस्तों पेमेंट नहीं लेते। अगर जो पूरी पेमेंट है वो साथ में हो जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है किस्ते वो लोग कराते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। और अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास पैसे रखने की जगह तक नहीं बची। देखो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी पेमेंट सब लोग के सामने तो नहीं करूंगा। मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, मैं वहां जाकर तुम लोग को पैसे दूंगा। यूनका बोल रहा होता है एल्डर जाके पता करो कि आखिर ये बंदा है कौन। एल्डर बोल रहे होते ठीक है यंग मास्टर। वही सीन चेंज होता है, हम देख नाले ने हमारे मेन कैरेक्टर को उसे कमरे में छोड़ दिया होता है। नालन बोल रही होती है यंग मास्टर आपको यहाँ पे जितना टाइम चाहिए ना आप ले सकते हैं, हम एकदम आराम से पेशेंटली बाहर आपका वेट करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग दिक्कतें कर सकते थे और वो यहाँ से जा चुके हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों को देने के लिए मैं पैसे प्रिपेयर करूँ। ये वो तो अपने हाथों में से अपनी रिंग बाहर निकाल देता है और उस रिंग को हवा में टॉस करते हुए हमारे ईफन मॉडल वर्ल्ड में आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि मुझे अब जो जो सामान चाहिए था सब यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे मैं पेमेंट ना काफी ज्यादा इजीली कर लूंगा। सच में 2 वर्ल्ड में ट्रेवल करने की एबिलिटी ना बहुत ही कमाल की है। इसका यूज करते मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा से ना ऐसा नहीं था। कुछ दिनों पहले ही मेरे पास में एबिलिटी आई है। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते ईफन सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन तभी वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है और उंगली कटने की वजह से ईफन का जो ब्लड होता है वो उसके एंसेस्टर्स की रिंग के ऊपर गिर जाता है। जब अगले ही पल ईफन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते हुए एक नए वर्ल्ड में आ गया होता है और ईफन को इस वर्ल्ड में आने के साथ पता चल गया होता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे कल्टीवेटर्स और बाकी चीजें प्रेजेंट है, क्योंकि उसके सामने स्वॉर्ड पे खड़े होकर लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन अभी भी ये वो चीज नहीं थी जिसने कि ईफन को शॉक किया। ईफन के इस वर्ल्ड में आने से पहले उसके हाथों में एक कैबेज था जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल था और ईफन उसे खाने ही वाला था। लेकिन जब वो कैबेज इस वर्ल्ड में आया तो वो एक स्प्लिट वेजिटेबल बन चुका है जिसे खरीदने के लिए उसके आसपास के लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। सभी लोगों ने ईफन के वो पागलों की तरह पैसे की बारिश करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने 10 मिलियन दिए और किसी ने 25 मिलियन। सिर्फ एक कैबेज को बेचने के बाद में ईफन के पास में पैसों का एक भंडार आ चुका था। उसके बाद में लगातार 1 महीने तक ईफन इस वर्ल्ड में आता जाता रहा और वो इस जगह के बारे में धीरे धीरे करके बहुत कुछ जान गया। जैसे कि उसे पता चला कि वो डायमेंशन ट्रेवल करके एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में आ रहा है
जो कॉन्टिनेंट पूरे 5 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, जो कि है ईस्टर्न रिवर, साउदर्न लैंड, वेस्टर्न सी, नॉर्दर्न प्लेन और सेंट्रल रीजन। इन 5 जगहों के अलावा भी कुछ फॉरबिडन एरियाज हैं, जहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस और इमोर्टल्स रहते हैं, और पर्सनली वहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता। जो साउदर्न और वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे डीमंस रहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर फॉरबिडन एरियाज में भी डीमंस ही रहते हैं। वहीं जो सेंट्रल प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन और ईस्टर्न रिवर है वहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। इस वर्ल्ड के 3 रेसेस रहती हैं। सबसे पहली है ह्यूमन, दूसरे हैं बीस्ट और तीसरे हैं डीमंस। और हर 100 सालों के अंदर इन तीनों के बीच में वॉर होती रहती है। फिलहाल तो ये सभी लोग आपस में शांति से रह रहे हैं, लेकिन कब वॉर हो जाए इसका कुछ नहीं पता। ह्यूमंस के अंदर भी 2 टाइप के ह्यूमंस हैं, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन और एक मार्शल आर्टिस्ट। इस वर्ल्ड के अंदर सारे वर्ल्ड की तरह मार्शल आर्टिस्ट की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। जितनी आपके पास में कल्टीवेशन होगी आपको उतनी इज्जत मिलेगी। इस वर्ल्ड के अंदर मेजरली 2 रियलम्स होते हैं। एक है मिस्टिक बॉडी कल्टीवेशन रियलम, जिसके अंदर अपने 7 लेवल होते हैं। वहीं दूसरा है स्पिरिट कल्टीवेशन रियलम, जिसमें कि 10 लेवल होते हैं। अगर आपने स्पिरिट कल्टीवेशन रियलम के 10 लेवल को मास्टर कर लिया तो आप इस वर्ल्ड के लिए गॉड बन जाओगे। और इसके अलावा भी हमारे ईफैन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पता चला है। वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में ट्रांसफर करते वक्त अपने साथ में कुछ चीजें लेके जा सकता है। अगर उसके हाथों में एनिमल या प्लांट होते हैं तो ट्रांसफर कर पाएगा, पर अगर उसके हाथों में कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उसी वर्ल्ड में रह जाएगा। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अपने साथ में लेके ईफैन ट्रेवल नहीं कर सकता, और ईफैन 200 ग्राम से भारी कोई भी चीज दूसरे वर्ल्ड में लेके नहीं जा सकता। उसके ऊपर वेट की भी एक लिमिट लगाई गई है। और वहीं अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट से कोई भी सामान इस वर्ल्ड में लेके आते हो तो वो सामान कचरे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ईफैन ने पहले भी कुछ लाने का ट्राई किया था, लेकिन वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आ पाया। हमारी एशियन रिंग के पास में एक और स्पेशल फंक्शन है। ईफैन को हमेशा ट्रांसफर करते वक्त वो उसके वर्ल्ड के साथ कपड़े दे देती है, वरना इस फंक्शन के बिना ईफैन पक्का दिक्कतों में फंस जाता। प्रेजेंट में ईफैन सोच रहा होता है कि पवेलियन के अंदर मैंने काफी फ्लेक्स कर दिया, पर अब जबकि मैं घर पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही कम सामान बचा हुआ है। मुझे यहाँ पे इनके अलावा भी ना थोड़ा सामान लेना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे सामान की कमी हो जाए। तो अभी खिड़की के बाहर देखते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि मेरा काम हो गया। सीन चल होता है, हम देखते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर पूरा एक दिन बीत गया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस, ये बच्चा पूरे एक दिन से कमरे में बैठा हुआ है और अभी तक ये एक बार भी ना कोई भी काम करने के लिए बाहर नहीं आया। नालन बोल रही होती है कि हमें यहाँ पे जल्दी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ना हम लोग वेट कर सकते हैं। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है वैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया क्या, ये जो ईफैन है ना इसके कपड़े काफी नॉर्मल है, देख के लग नहीं रहा कि कोई अमीर बंदा होगा। ऐसा तो नहीं कि ये सभी के सामने अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा था और अब यहाँ पे मौका देखते ही ये भाग चुका है। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि शक तो मुझे भी हो रहा है, आखिर किसी छोटे बच्चे के पास में इतने पैसे कहाँ से आ गए। पूरे मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर मैंने कभी इतने अमीर बंदे के बारे में नहीं सुना था। नालन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है ना तो तुम वेट क्यों कर रहे हो, चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये बंदा अंदर कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है वो ज़ीफैन से टकरा जाती है। ज़ीफैन बोल रहा होता है मिस नालन आखिर आप जल्दी में क्यों दिख रही हो, लगता है कि आपको ना मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो गई थी। शर्माते हुए नालन बोल रही होती है यंग मास्टर ईफैन क्या आपने कॉइन प्रिपेयर कर लिए क्या। नालन सोच रही होती कि ये बंदा काफी अच्छा चालाक है, इसने यहाँ पे ना मैं एडवांटेज उठा लिया, लेकिन अगर ये बंदा आज पे नहीं कर पाया ना तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़ीफैन बोल रहा होता है कि इतने कॉइन प्रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। चिढ़ते हुए गार्ड बोल रहा होता है पवेलियन मास्टर देखिए हमने कहा था ना ये बंदा यहाँ पे सभी के सामने बकवास कर रहा था, इसके पास पैसे ही नहीं है। ज़ीफैन बोल रहा होता है कीड़े कहीं के तुमसे किसी के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे ये कहता कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैसे के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर होंगी और तुम लोगों को भी ना पक्का इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये बोलते वो अपने पास से ग्रास निकाल देता है। शौक होते हुए नालन सोच रही होती है क्या ये तो ड्रैगन टेल ग्रास है, रियल लाइफ में इस चीज को मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, बट मैंने इस चीज के बारे में ना बहुत सारी कहानियां सुन रखी है। कहते हैं कि ये हर्ब ना किसी को भी ठीक कर सकता है और इस वर्ल्ड के अंदर ये हर्ब ना बिल्कुल ही प्राइसलेस है। ज़ीफैन बोल रहा होता है वैसे मेरे पास जो ग्रास है इसकी कीमत क्या होगी, अगर इतना तुम लोग के लिए काफी नहीं है ना तो पीछे मैंने एक बास्केट रखा हुआ है, फुल पेमेंट के तौर पे तुम लोग ये बास्केट एक्सेप्ट कर लो। शौक होते हुए नालन सोच रही होती है कि ये सारी चीजें ही एकदम रेयर ट्रेजर है, इस वर्ल्ड के अंदर इनमें से एक को भी ढूंढना ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में ये बंदा हम लोग को पूरा एक बास्केट भर के दे रहा है, अगर यहाँ पे इस हर्ब की हम एक सिंगल पीस भी देता ना तो भी प्राइस के तौर पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इसने तो हमको यहाँ पे पूरा एक बास्केट ही दे दिया। इस बास्केट की कीमत ना कम से कम 200 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी। वहीं ज़ीफैन सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं अंकल का हेल्प करना ना काफी ज्यादा काम आ गया। उस वक्त अंकल भी काफी खुश हो गए थे और मेरा प्रॉफिट भी हो गया। ये लोग यहाँ पे जिस चीज को ड्रैगन टेल ग्रास बोल रहे हैं ना असल में वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे पार्क की घास थी जो कि मेरे घर के पास भी उग रखी थी। देखिए ना आपके पास में यहाँ पे बहुत सारी हर्ब है, तो क्या आप इन हर्ब्स को हम लोग को बेचना चाहोगे क्या। नालन सोच रही होती है कि अपनी इस लाइफ के अंदर मैं बहुत जगह गई हूँ, लेकिन इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी ना मुझे पहली बार मिली है।
जी फैन बोल रहा होता है कि एक ड्रैगन टेल ग्रास की कीमत होती है 40 मिलियन गोल्ड कॉइन और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे सभी तुम्हें दे देता हूँ तो तुम्हारे पे मैं उधार हो जाएगा। नालन बोल रही होती कि वैसे आपको पता है हमारे पास में ना और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, आप इन चीजों के बदले में ना हमसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट ले सकते हो। जी फैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर डील पक्की रही। आगे हम देखते हैं हमारे जी फैन ने पूरे ट्रेजर पोलियन खाली कर दिया होता है। जी फैन बोल रहा होता है मिस नालन मुझे यहाँ पे जो भी कुछ था मैंने ले लिया है, लेकिन इतना कुछ लेने के बावजूद भी ना आपके ऊपर मेरे पैसे बच रहे हैं, प्लीज आप उन पैसों को ना कहीं पे लिख लेना। नालन बोल रही है ठीक है यंग मास्टर आप अपना ख्याल रखना। गार्ड बोल रहा होता है मिस नालन इस बंदे ने तो हमारे पूरे ट्रेजर पोलियन को खाली कर दिया, क्या सच में जो इसके हर्ब्स हैं उनकी इतनी कीमत है क्या? नालन बोल रही होती है कि तुम नहीं समझ रहे, मैं यहाँ पे ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मैं ये बात क्लियरली बोल सकती हूँ कि इस बंदे का बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और फ्यूचर में ये बंदा हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे ईफैन को जो कि चलते हुए जंगल में आ गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने दो हटे कटे बंदे आते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं लड़के तुम्हारे पास में यहाँ पे बहुत कुछ है, फटाफट से सारी चीजें ना हम लोग को दे दो वरना आज यहाँ से ना तुम जिंदा आगे नहीं जा पाओगे। जी फैन बोल रहा होता है अच्छा तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन अफसोस तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे। तभी वो बंदे अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं कि तेरे मरने के बाद में ना ये सब कुछ हमारा होगा, लेकिन तभी जी फैन टेलीपोर्ट करते हुए अर्थ वापस आ गया होता है। जी फैन सोच रहा होता है सच में मैं काफी लकी था, मैंने आज के दिन में ना एक बार भी ट्रेवल नहीं किया था, अगर तो मैं यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाता तो पक्का से मारा जाता। कहानी से वाला बता रहा होता है कि जी फैन सिर्फ एक दिन के अंदर एक ही बार इंस्टिंग का यूज कर सकता है। जी फैन बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ बहुत कुछ किया है, आज मैं यहाँ पे सभी लोग के सामने ऑक्शन में काफी फ्लेक्स कर रहा था तो मेरे ऊपर एक अटैक होना ये तो बनता ही था। अगर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने मार्शल टेक्निक नहीं सीखी ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि फ्यूचर में किसी न किसी के हाथों मैं मारा जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कल्टीवेट करने का ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे लिए इन टेक्निक को समझना ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से कभी भी इन टेक्निक्स के अंदर मैं दिमाग नहीं लगाता, लेकिन लगता है कि अब ना चाहते हुए भी मुझे प्रैक्टिस करना ही होगा। लेकिन जैसे ही जी फैन टेक्निक्स को खोलता है उसे वहाँ पे वो सारी टेक्निक काफी सिंपल लग रही होती है। जी फैन सोच रहा होता है कि पहले मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड थे पर मुझे अभी सारे के सारे काफी ज्यादा इजी समझ में आ रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया मार्शल वर्ड के ये टेक्निक्स काफी ज्यादा मुश्किल समझने के लिए, लेकिन वही अगर मैं इसे अर्थ पे प्रैक्टिस करता हूँ तो इन्हें समझना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसका मतलब मैं अर्थ पे रहते हुए इनकी वर्ड के हर टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ और वो भी काफी ज्यादा इजीली। मार्शल वर्ड वालों तुम बस वेट करो, देखो अब मैं अर्थ पे प्रैक्टिस कर करके तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। आगे हमें पूरे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जी फैन ने सिर्फ एक पंच का यूज करते हुए एक पत्थर तोड़ दिया होता है। जी फैन सोच रहा होता है कि पिछले आधे महीने से मैं अर्थ पे प्रैक्टिस कर रहा था और जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सिर्फ अर्थ की पर्दिंग की ट्रेनिंग की वजह से मेरी जो बॉडी थी ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स थे ये भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अभी बॉडी टेम्परिंग रियलम के फर्स्ट स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर मेरी स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो पक्का से एक इनर रियलम के बंदे के बराबर की स्ट्रेंथ है। चलो मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर अपना पहला कदम तो रख दिया और मैं सभी लोगों को ये भी दिखा दिया कि आखिर मैं हूँ कौन, और मैंने वर्क से पहले सभी लोगों को ये भी दिखा दिया है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो ये बात ही पक्की है कि सभी लोग मेरे को टारगेट भी करेंगे। लगता है कि इसी वजह से ना मैं नॉर्मल से काफी मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है कि प्लीज हम लोग को बचा लो। जी फैन बोल रहा होता है ये किसकी आवाज है। पीछे हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन्हें कुछ बीच ने घेर लिया होता है। जी फैन सोच रहा होता है देखने में ये वुल्फ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पक्का से ये इन सभी लोगों को ना कच्चा चबा जाएंगे। तभी जो उनमें से एक वुल्फ होता है वो लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे जी फैन आते हुए उस वुल्फ को सिर्फ एक पंच में नॉक कर देता है। शॉक होते हुए सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। जी फैन बोल रहा होता है घटिया वुल्फ आगे बढ़ो और मेरी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। तभी वो सारे वुल्फ एक साथ में जी फैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं से अपना एक पंच यूज करते हुए जी फैन उन सभी लोगों को काफी इजीली हरा देता है। जी फैन बोल रहा होता है ये तो काफी जल्दी हार गए। वही वहाँ पे सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं यंग हीरो आप तो बहुत कमाल के हो, आपने यहाँ पे हम सभी लोगों की जान बचा ली। तभी उन लोगों का लीडर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हेलो ब्रदर, मेरा नाम है क्यूटी और मैं हमारे विलेज चीफ का बेटा हूँ। मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि मेरी बेटी को बचा के आपने हम पे कितना बड़ा फेवर किया है। वैसे बता एक बात तो कहनी पड़ेगी, मार्शल आर्ट के अंदर आप काफी स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये माउंटेन बहुत खतरनाक है, जल्दी ना अंधेरा होने वाला है और ऐसे में यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। कैसा रहेगा कि आज रात के लिए आप हमारे विलेज आ जाओ, वहाँ पे रहना आपके लिए काफी ज्यादा सेफ होगा। उन लोगों की बात मानते हुए जी फैन होता है वो उन लोगों के गाँव में आ गया होता है। जी फैन बता रहा होता है कि लोग गाँव में आने के बाद में मैं मू फैमिली के ना और ही बहुत सारे लोगों से मिला और सच में मू फैमिली के सारे लोग काफी ज्यादा अच्छे थे।
अंकल मुयान बोल रहे होते हैं कि ब्रदर क्यूटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम हमारे गांव में रह लो। अगर तुम्हें हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे गेस्ट के तौर पे रह सकते हो। वैसे भी हमारे पास में ना कुछ खाली घर है, जब तो तुम चाहो वहाँ पे रह सकते हो, और अगर कभी भी तुम्हारा मन करे तो चले आना। जी फैन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों ने ना मुझे काफी ज्यादा प्यार से इन्वाइट किया है, तो लगता है कि आप लोग की इनविटेशन को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। प्रेजेंट में जी फैन बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद से ही मैं यहाँ पे कुछ दिनों से रह रहा हूँ, और अब मैंने बॉय टेम्पे रिलम से ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। अब मैं बोन फोर्जी रिलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ, पर यहाँ पे कुछ दिनों से जो मेरी ग्रोथ रेट थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो फटाफट नहीं बढ़ रही। मैंने सुना है कि हर एक कल्टीवेटर और कल्टीवेशन के अंदर कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है, और लगता है कि ये वही स्टेज है जहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। यहाँ की बुक्स में लिखा हुआ था कि अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ के बहुत सारे हाई लेवल के डिवाइनिंग बीस्ट को खाना होगा। इससे जो मेरी बॉडी की पावर है ना ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करके इन रिलम पे पहुंच जाऊंगा। वैसे एक डिमोनिक बीस्ट को खाना सच में काफी ज्यादा बेकार होता है। कैसा रहा कि मैं अर्थ पे जाके थोड़ा सा मीट खरीद लूं, क्योंकि अगर मैं वहां से खाना खा के यहाँ पे आऊंगा ना तो बिल्कुल किसी हेवनली फूड की तरह काम करेगा। तभी अंकल क्यूटी बोलते हैं कि रूरू तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सभी लोगों को ना मार्केट चलना है। ब्रदर जी फैन, वैसे आपके पास में भी करने के लिए कुछ नहीं था ना, क्या आप हमारे साथ में मार्केट चलोगे क्या? जी फैन बोल रहा होता है क्या मार्केट, लेकिन आखिर हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? आगे हम देखते हो लूइन सिटी के मार्केट में आ गए होते हैं। मार्केट में आने के बाद में मुंह फैली ने अपना स्टॉल लगा लिया होता है। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं कस्टमर, ये लीजिए वुल्फ लेदर से बना हुआ जैकेट, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं ब्रदर जी फैन, सच में बहुत बहुत शुक्रिया, आपके किए हुए अटैक्स की वजह से वुल्फ थे वो मारे गए, और उनकी बॉडी के ऊपर ना एक भी स्क्रैच नहीं आया। इसी वजह से जो ये वुल्फ की स्किन है ये इस बार काफी ज्यादा इजीली बिक रही है। जब हम लोग वुल्फ को हंट करते हैं ना तो हम उसकी बॉडी पे कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बेचने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। आपको नहीं पता कि आपने लोगों को एक झटके मार के हमारे लिए काम कितना इजी कर दिया है। जी फैन बोल रहा होता है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये जान के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। रूरू बोल रही होती है ब्रदर जी फैन, हम लोग का जितना भी सामान था ना वो ऑलरेडी बिक चुका है, कैसा रहे कि मैं आपको अपने साथ में मार्केट दिखाऊं, आपको यहाँ पे आसपास से घूमने में ना काफी ज्यादा मजा आएगा। जी फैन बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने सामान पैक कर लिया है, ऐसे में अगर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो सभी लोग को हमारा वेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे बिना किसी बात के हमारे चक्कर में सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी अंकल क्यूटी बोलते ही कोई बात नहीं, तुम लोग जाके घूम लो, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर देंगे। रूरू बोल रही होती देखो डैड ने ही बोल दिया, अब हम लोग को चलना चाहिए। जी फैन सोच रहा होता है ब्रदर क्यूटी आप तो काफी अजीब हो, आपने अपनी बेटी को एक अनजान बंदे के हाथों में ऐसे ही छोड़ दिया। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे को ना बहुत ही कम दिनों से जानते हैं। सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत होती है, ये कुछ भी करने से पहले कभी नहीं सोचते। रूरू बोल रही होती है ब्रदर जी फैन, सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो, आपने ना मेरे को कैंडी दिलाई। जी फैन बोल रहा होता है कि हम लोग जल्दी चलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे डैड और बाकी सभी लोग वेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे वो लोग खुद के स्टॉल के पास में आते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। रूरू बोल रही होती है कि वहाँ पे तो हमारा स्टॉल था ना, तो आप इतनी भीड़ क्यों लग रखी है? सभी लोग को साइड करते हुए जी फैन बोल रहा होता है सामने से हटो, मुझे देखने दो कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन तभी हमें सामने के सीन को देखते हुए रूरू काफी घबरा गई होती है। हम देखते कुछ गार्ड्स मिलके रूरू की फैमिली वालों को मार रहे होते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई यंग से पंगा लेने की, आज इन सभी को ना हम लोग मार डालेंगे। रोते हुए रूरू बोल रही होती है वो डैड और अंकल को मार क्यों रहे हैं? कमी ने कही कि रुक जाओ, मेरे डैड को मत मारो। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं रूरू यहाँ पे मत आना, ये लोग बहुत खतरनाक है, यहाँ से भाग जाओ। अटैक करते हुए गार्ड बोल रहा होता है कि जंगली लड़की कहाँ से आ गई, पता नहीं ये सारे के सारे जानवर अब जंगल से बाहर क्यों आ गए। अगर अभी लोग बाहर आए हैं ना तो हमें सबक सिखाएंगे, ताकि ये कभी न कभी भी ना हमारे टेरिटरी में आने की हिम्मत ना करे। तभी जी फैन गार्ड के पाँव को पकड़ते हुए उसे ट्विस्ट कर देता है। चिल्लाते हुए गार्ड बोल रहा होता है कमीने कहीं के, तुमने मेरा पाँव तोड़ दिया। जी फैन बोल रहा होता है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम बॉडी टेम्परिंग के पीक पे हो, और तुम यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक 13 साल की बच्ची पे अटैक कर रहे हो। एक इंसान ना कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता जो कि तुम यहाँ पे करने वाले थे। क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है जो कि तुम एक बच्ची पर अटैक कर रहे हो? चिल्लाते हुए गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, और वैसे भी लड़की ना कोई बच्ची नहीं है, ये सभी लोग ना जंगलों में रहते हैं और इनकी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। तुमने यहाँ पे मेरे को मारा है ना, देखो मेरे सारे लोग तुम्हें कैसे खत्म करते हैं। तभी जो यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स होते हैं वो जी फैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। जी फैन बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम ही घटिया हो,
लेकिन लगता है कि तुम्हारे जितने भी साथी है ना ये तुम्हारे बराबर के घटिया लोग हैं। फिर वहाँ पे अटैक करते हुए जी फैन सभी लोग को हरा देता है। जी फैन बोल रहा होता तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें सबक सिखाओगे, आखिर तुम्हें यहाँ पे अब क्या हो गया है? तुम्हें से कोई भी हमारे सामने खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? गार्ड बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पावरफुल कल्टीवेटर हो। वही हम देते हैं इन सब चीजों को एक टकला बंदा देख रहा होता है। टकला बंदा सोच रहा होता है कि ये बच्चा भी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इतना यंग होने के बावजूद भी ना ये बोन फौजी नीला में पहुंच चुका है। सच में टैलेंटेड लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जी फैन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ पूछ रहा हूँ ना इसका साफ साफ आंसर करो। आखिर यहाँ पे रोड पर खड़े इन सभी लोगों को तो मार क्यों रहे थे? मुझे पता है ये सभी लोग काफी ज्यादा भोले हैं, तो इन लोगों ने कुछ भी गलत तो किया नहीं होगा। अगर तुम्हारा रीजन मुझे सही नहीं लगा ना तो मैं यहाँ पे पंच मारते हो तो सर फोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे अंकल यहाँ आते हुए बोल रहे होते लिटिल ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, आपको ना यहाँ पे इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग सिटी लॉर्ड के लोग हैं। हम लोग पर्सनली ना इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर ये लोग हम पे गुस्सा हो गए ना तो हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जी फैन बोल रहा होता है अंकल क्यूटी मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आपको देख ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पाँव के अंदर चोट लगी हुई है? तभी वहाँ पे टकला बंदा बोल रहा होता है कि चाहे तुम यहाँ पे कितने क्वेश्चन क्यों ना कर लो ये लोग आंसर नहीं करने वाले, मैं बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। हम देखते ये बंदा होता है जू जैंग जो कि सिटी लॉर्ड के मैशनर गार्ड्स का चीफ है। जू हैंग बोल रहा होता है कि इन अंधों को ना चलना नहीं आता, पता नहीं कहां से ये कुत्ता आके हमारे यंग में से कैसे टकरा गया, जिसकी वजह से जो हमारे घोड़े थे वो इसके पाँव के ऊपर चढ़ गए और शायद से इस कुत्ते का ना पाँव भी टूट चुका है। लेकिन तुम्हें पता है इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी ना इस गधे ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। इस मैटर के ऊपर ये हमारे यंग में से आर्ग्यू करने आ गया। इसने सोचा कि अगर यहाँ पे भौंकेगा तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन शायद से यहाँ पे इन लोगों को नहीं बताता कि हम सिटी लॉर्ड के मैंशन से आए हैं और हम लोग को ऐसे प्रोवोक करना ना कितनी बड़ी गलती होती है। तभी मुंह फैमिली का बंदा बोलता ही कमीना झूठ बोल रहा है, हम लोग अपने साइड में बैठ के अपना सामान बेच रहे थे। तभी जो इनका कैरियर था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इनके जो घोड़े थे वो आके अंकल यान के पाँव पे चढ़ गए। हमारे जो अंकल यान थे वो अपनी जगह से हिले भी नहीं है। जब हम इनके पास में गए कि आखिर लोगों ने ये सब क्यों किया, बिना किसी बात के हमारे अंकल का पाँव क्यों तोड़ दिया, सिर्फ इतना पूछने पे ना इन लोगों ने हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं मूली चुप हो जाओ, यहाँ पे बातों को खींचने का ना कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे भले हम लोग की गलती हो या ना हो, हम लोग छोटे लोग हैं, इतने पावरफुल लोगों से ना हम आगे नहीं कर सकते। अपने घुटनों पे आते हुए अंकल क्यूटी बोल रहे होते यंग मिस हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता है कि यहाँ पे सारी गलती ना हमारी ही थी, लेकिन इसकी सजा मेरे भाई को मिल चुकी है, उसका पाँव ना ऑलरेडी टूट चुका है, तो आगे हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी करना सही नहीं रहेगा। प्लीज यंग मिस सिर्फ इस एक बार के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। जी फैन सोच रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी लोग सिटी लॉर्ड के मैच से बिलोंग करते हैं। मुझे पहले लगता था कि जो मेरे वर्ल्ड के ऑफिशियल्स हैं वो काफी कमीने होते हैं और वो बिना किसी बात के ना हमेशा रोज झाड़ते रहते हैं, लेकिन लगता है ये चीज सच नहीं है। चाहे जो ऑफिशियल्स है वो किसी भी टाइम में क्यों ना हो, होते वो कमीने ही है और इन लोगों का कमीना होना ना काफी ज्यादा सेंसी बनाता है। इन लोगों को पता है कि इनके पास में काफी ज्यादा पावर है और जो नॉर्मल लोग हैं ना वो कभी भी इन लोगों से भिड़ेंगे नहीं। जैसे कि अभी जो अंकल क्यूटी हैं इनके भाई कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी के सामने ये झुक के माफी मांग रहे हैं। देखते हैं कि अब जो ऑफिशियल से करेंगे क्या। बाहर निकलते हुए यंग मिस बोल रही होती है कि ये बात तो सच है कि तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है और तुम लोग अपनी गलती के लिए ना पे भी करना होगा। जू हैंग एक काम करो, इन सभी लोगों को वार्निंग देके छोड़ दो, एक एक करके ना इन सभी का पाँव काट दो, जिससे कि लोग लाइफ में ये गलती ना कभी वापस ना कर पाए। हम देते ये लड़की होती है लेंजीनर जो कि सिटी लॉर्ड के मैंशन की एल्डेस्ट यंग लेडी है। अंकल मुयान बोल रहे होते हैं कि आखिर हम लोग के साथ में इतना कुछ कैसे कर सकते हैं, पहले इन लोगों ने बिना किसी बात के हमारा पाँव तोड़ दिया और अब ये बोल रहे कि ये लोग हमारा पाँव भी काटेंगे। लेंजीनर बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे तुम लोग के साथ में ना कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपने घर से खुशी खुशी ना मार्केट घूमने के लिए निकली थी, लेकिन तुम कीड़ों को देखने के बाद में मैं दिमाग खराब हो चुका है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मेरा मूड खराब किया है तो तुम इसे डिजर्व करते हो। जू हैंग आखिर तुम वेट क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो सबको काट दो। इन सभी लोगों को सही सलामत देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हुए जू हैंग बोल रहा होता है कि जैसा आपने कहा यंग मिस। अटैक करते हुए जू हैंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग ना जंगलों में रहते हो और तुम लोगों ने अपने जंगल से बाहर आके ना यंग मिस का दिमाग खराब किया है, तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हो रहा है तुम वो डिजर्व करते हो। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में जीफैन आते हुए जू हैंग इस बात को रोक लेता है। जीफैन की इतनी कमाल की पावर को देखते हुए जू हैंग भी काफी शॉक रह गया होता है। पाम अटैक करते हुए जीफैन बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम लोग ना बातों से नहीं मानने वाले, लेकिन तभी हम देखते हैं जू हैंग जीफैन अटैक को डॉज कर लेता है। मूली बोल रहा होता है जीफैन क्या तुम ठीक हो? जीफैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, ये कीड़े ना मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोते हुए रूरू बोल रही होती है बदरजी अपना ख्याल रखना।
लेंसियानर सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस बंदे के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है। ये जानने के बाद भी कि मैं यंग मिस हूँ, मेरे के ऊपर अटैक करने से पहले ना ये बंदा एक बार भी नहीं सोच रहा। आगे बढ़ते हुए जीफेन बोल रहा होता है, टकले कहीं के, आज से तुम लोग को ना मैं सबक सिखा रहूंगा। तभी जीफेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी स्वॉर्ड को बीच में लेके आ जाता है, लेकिन जीफेन के सिर्फ एक पंच के बाद ही उसका स्वॉर्ड टूट गया होता है। जू हैंग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो मेरी ये स्वॉर्ड है ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। आखिर इतने कमाल के ट्रेजर को इसने एक पंच में कैसे तोड़ दिया। लगता है कि मैंने यहाँ पे ना गलत बंदे से पंगा ले लिया है, मेरे मुकाबले ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। जीफेंग अटैक को ब्लॉक करते हुए जू हैंग बोल रहा होता है कि एक बात तो कहना पड़ेगा, तुम्हारे पास में कमाल की पावर है, लेकिन लड़के तुमने भी हमें प्रूव कर दिया कि तुम एक गांव की गवारी हो। तुम्हें पता है मेरा जो ये आर्मर है ना वो सिटी लॉर्ड ने दिया है, और तुम अपने पंच का यूज करते हुए ना इसे ना कभी नहीं तोड़ पाओगे। दूसरे हाथ से पंच मारते हुए जीफेन बोल रहा होता है कि मुझे इसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी बाकी बॉडी पार्ट के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। हम देख जीफेन के अटैक की वजह से जू हैंग बेहोश हो गया होता है। आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, चीफ क्या आप ठीक हो? वही खुश होते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, सच में ये फाइट देख के मजा आ गया। जो ये कमांडर जू हैंग है ना ये हमेशा काफी ज्यादा एरोगेंट रहता है, और ये ऐसे बिहेव करता है कि इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आज यहाँ पे इस कमीने को हारते हुए देख के मजा ही आ गया। दूसरी लड़की बोल रही होती है, अपनी आवाज से धीरे रखो, अगर यहाँ पे किसी ने भी तुम्हारी बात को सुन लिया ना तो तुम दिक्कतों में फंस सकते हो। जू हैंग बोल रहा होता है, गार्ड्स सामने से हट जाओ, इस कमीने ने सभी के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी है। आज मैं यहाँ पे सभी के सामने ना इस कमीने को मार के रहूंगा, वरना मेरी इस खोई हुई रेपुटेशन को मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तभी जू हैंग आगे बढ़ते हुए जीफेन में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वही जब जीफेन होता है वो काफी इजीली उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जीफेन बोल रहा होता है यहाँ पे किसी चीज को तो यूज कर रहा है, इसकी जो ये एनर्जी है ना ये काफी अचानक से बढ़ी है। जू हैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था कि तुम एक गाँव के गवार हो, भले तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छी स्किल है, लेकिन मार्शल आर्ट के बारे में, पिल्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रखा था, मैं यहाँ पे एक ब्लड रीलम का कल्टीवेटर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि बोन फोर्जी रीलम पे होते हुए तुम मुझे हरा सकते हो? हम लोगों में कल्टीवेशन का ना एक बहुत ही बड़ा गैप है। जीफेन बोल रहा होता है, हाँ तुम तो 2 रीलम हायर हो, लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले खाली टकले के अंदर कितनी एनर्जी क्यों ना भर दो, वो टकला ना उस एनर्जी को यूज करना नहीं जानता, और तुम तो यहाँ पे कहीं से भी ना पावरफुल कहने के लायक नहीं हो, तुम काफी ज्यादा वीक हो। ये बोलते हुए झुके काफी खतरनाक पंच मार देता है। चिल्लाते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, चीफ आप ठीक तो हो ना? वही वहाँ पे जीफेंग के कमाल की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। खून खांसते हुए जू हैंग बोल रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट के बारे में इस बंदे को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जो ये बंदा है ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वही जीफेंग को पकड़ते हुए रूरू बोल रही होती है, ब्रदरी क्या आप ठीक हो? जीफेंग बोल रहा होता है, रूरू बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक कि तुम्हारे ब्रदर यहाँ पे खड़े हैं ना तुम लोग कोई टच नहीं कर सकता। जीफेंग सोच रहा होता है कि लगातार अर्थ पे जाने आने की वजह से मेरी जो ये बॉडी है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डिवाइन बॉडी को अचीव कर लिया है। इसी वजह से कम कल्टीवेशन होने के बावजूद जो मेरी पावर है ये काफी कमाल की हो गई है, और यहाँ पे किसी फाइट करने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। यंग मिस बोल रही होती है, ये जू हैंग एक अच्छा निकला, गार्ड फटाफट से मैं मैंशन जाओ और हमारे सोल्जर्स को बुला के लेके आओ। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना हम इन सभी को अरेस्ट करेंगे। वैसे भी हमारे डंजन के बीस्ट काफी ज्यादा भूखे होंगे, उन लोगों को काफी ज्यादा खाना नहीं मिला, अभी उनका खाना बनेंगे। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं, जू फैन जल्दी यहाँ पे सोल्जर आ जाएंगे, और उसके बाद में ना हम सभी बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। यंग मिस बोल रही है कि वो हम सभी लोगों को डंजन में फिकवाएंगी, पर मैंने सुना है कि आज से जितने भी लोग सिटी लॉर्ड के डंजन में गए हैं उनमें से कोई भी ना जिंदा वापस नहीं आया। तभी वहाँ पे नालन आती है। नालन बोल रही होती है कि लगता है कि मैं जीनर के पास में ना काफी अथॉरिटी आ चुकी है, और वो यहाँ पे जो भी कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकती है। शौक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे कौन आ गया। नालन बोल रही होती है कि बिना किसी बात के आम लोग को परेशान करना, और जब तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हो जाए तो उनको सभी के सामने अपने ऑफिशियल पावर का यूज करते हुए मरवा देना। लगता है कि इस यान डायनेस्टी की ओनरशिप ना चेंज हो चुकी है, अब इसे हमारे एम्परर नहीं बल्कि लैंड फैमिली कंट्रोल करती है, तभी तो वो यहाँ पे जो भी कुछ चाहे वो कुछ कर पा रहे हैं। जीनर बोल रही होती है कि पवीना की मालकिन नालन, आखिर आपके यहाँ पे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है? नालन बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे आम लोग को परेशान करते हुए आपको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही ना आपकी गलती है, अब प्लीज आप यहाँ पे ये मत कहना कि मैं झूठ कह रही हूँ। वैसे यंग मास्टर जी फैन आज से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जी फैन बोल रहा होता है, मिस नालन आपको यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रूरू बोल रही होती है, क्या ये लोग किसी को जानते हैं? आखिर जो हमारे बिग ब्रदर है वो इतने पावरफुल है, कैसे जानते हैं? जीनर बोल रही होती कि वैसे मैंने आपसे सुना था ना जो हमारे मिस नालन है वो एक बहुत ही प्राउड इंसान है, और उनका उठना बैठना बहुत ही बड़े लोगों के साथ में है,
पर आज यहाँ पे ये देख के क्या भिखारियों को ग्रीट करती हो, मेरी तो आंखें ही खुल गई है। नालन बोल रही होती है, मिस जीनर मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आप यहाँ पे सारे आम लोगों को बहुत ही गंदे वर्ड्स का यूज करते पुकार रही हो। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे हमारी कंट्री के आम लोगों को ना रॉयल फैमिली के खिलाफ भड़का रही हो। और अगर मैं इस चीज के बारे में रॉयल फैमिली रिपोर्ट कर दूं कि आप यहाँ पे आम लोग के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव करती हो और अपनी ऑफिशियल पावर का ना बेहद ही गलत यूज करती हो, तो फिर आपको क्या लगता है जो रॉयल फैमिली है वो आपके साथ में क्या करेगी? जीनर बोल रही होती है, पवेलियन मास्टर क्या तुम यहाँ पे मुझे धमकी देने का ट्राई कर रही हो? नालन बोल रही होती है कि अगर अथॉरिटी की बात करे तो मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर यहाँ पे तुम्हें मेरी बातें धमकी लग रही है ना तो धमकी समझ लो। अगर यहाँ पे खड़े किसी भी इंसान को तुमने हाथ लगाया है ना तो फिर मेरा विश्वास करो तुम्हारी फैमिली और हमारे परिवार के बीच एक वॉर होगी और वादा करती हूँ कि इस वॉर के अंदर ना कोई एक ही बचेगा। और यंग मिस जीनर तुम्हें पक्का से पता होगा कि आखिर जो यहाँ पे ज्यादा पावर्स है वो किनके पास में है। मिस नालन सोच रही होती है कि ट्रेजर पवेलियन एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों की पूरी कंट्री के अंदर ना हर एक जगह ब्रांच है, पूरी कंट्री के अंदर काम करके इन लोग रॉयल फैमिली काफी टैक्स देते हैं। इसी वजह से अगर हमारे बीच में फाइट हुई तो रॉयल फैमिली है वो इन लोगों को सपोर्ट करेगी। ऊपर से इन लोगों के पास में ना काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स है, इस लड़की को ना मैं प्रोवोक नहीं कर सकती। जीनर बोल रही होती है, पवेलियन मास्टर वैसे भी इन लोगों ने ना मेरा कुछ खास नहीं बिगाड़ा था, तो अगर ऐसे में आप इनको प्रोटेक्ट कर रही हो तो मैं इन लोगों को जाने देती हूँ। याद रखना इन लोगों को छोड़ के ना मैं आप एक फेवर कर रही हूँ। चलो मेरे गार्ड्स हम लोग वापस चलना चाहिए, वैसे भी कुछ बेकार लोगों ने हमारा दिन खराब कर दिया। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, फाइनली हम लोग बच गए, वरना तो हमें लगा था कि आज हम लोग मारे जाएंगे। जीफैन बोल रहा होता है, पवेलियन मास्टर नालन आपका शुक्रिया, आपने सच में मेरी काफी ज्यादा बड़ी हेल्प करी है। नालन बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो आपकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, तो ऐसे में मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो कुछ खास नहीं है। मूव फैमिली के लोगों आप सभी लोग काफी छोटे आ रखी है ना, मैं डॉक्टर को बुलवा दिया है, वो आपका इलाज कर देंगे। आप लोग मेरी मेड को फॉलो करिए, ये आपको डॉक्टर के पास में लेके चली जाएगी। रूरू बोल रही होती, वैसे बदर जीफैन आपने मुझे बताया नहीं, आखिर जो ब्यूटीफुल सिस्टर है जिन्होंने हम सभी लोग को बचाया, आप इन लोग कैसे जानते हो? आखिर आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जीफैन बोल रहा होता है, अगर मैं सच कहूँ तो हम लाइफ में एक ही बार मिले हैं और तुम ऐसा कह सकती हो कि इस लड़की के ऊपर मेरे कुछ पैसे उधार है। शौक होते हुए रूरू बोल रही होती है, क्या इन सिस्टर ने आपसे पैसे ले रखे हैं? आगे हम देखते हैं जो नालन होती है वो ईफैन के पास में आ गई होती है। नालन बोल रही होती है, यंग मास्टर मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन आप तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए बोन फौजी जिले में पहुंच चुके हो। आपको पता है हमारी लुइन सिटी की हिस्ट्री के अंदर इतनी कम एज में ना कोई भी लेवल पे नहीं पहुंचा। अगर हमारी सिटी के हिसाब से बात किया जाए तो आप एक जीनियस हो। ईफैन बोल रहा होता है, मिस नालन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं वहाँ पे सभी लोगों को हरा सकता था, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं था कि मैं सभी लोगों को बचा लूंगा। अगर आप वहाँ पे नहीं आई होती ना तो पक्का से कुछ लोग तो मारे जाते। नालन बोल रही होती है, वैसे यंग मास्टर मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। देखिए आपके पास में ना बेहद ही कमाल के डिवाइन हर्ब्स हैं जो कि नॉर्मली किसी के पास ही मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो करती है कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही कमाल का होगा, लेकिन फिर भी आप लुइन सिटी जैसी छोटी सिटी में रुके हुए हो और कुछ गांव के बंदों के साथ में टाइम पास कर रहे हो। मेरे लिए ये चीजें ना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। जीफैन बोल रहा होता है, मिस नालन मुझे ना आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर चीज बतानी थी, अगर ऐसी कोई बात है मेरे बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए तो मैं खुद बता दूंगा। अगर आप खुद से मेरे बारे में कुछ भी जानने का ट्राई करोगी ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये ना आपके ऊपर है, भले ही आप चाहो तो इसे एडवाइस मान लो या फिर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे ना तो इसे धमकी मान लेना। नालन सोच रही होती, मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर तक गुस्सा कर जाएंगे, लगता है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में ना किसी को भी पता चले। जीफैन बोल रहा होता है, वैसे मिस नालन आपको तो याद ही होगा ना कि अभी हमारे बीच में 31 लाख गोल्ड कॉइन का उधार बचा हुआ है। आपने कहा था कि उस पैसे को ना आप हफ्ते भर में इकट्ठा कर लोगी, अब पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, क्या के पास में पैसे अभी तक नहीं आए? नालन बोल रही होती, यंग मास्टर हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ना हम लोग के पास में पैसे आ जाएंगे। वैसे यंग मास्टर आपको पता है हमारे पास में ना बहुत ही कमाल का सामान आया है, अगर आप चाहो तो पैसों के बदले में ना उन्हें ले सकते हो, और अगर आपको कुछ नहीं भी लेना ना तो भी कोई बात नहीं, अगर बस आप उनके पास देख भी लोगे ना तो हमारे लिए काफी हो जाएगा। जीफैन बोल रहा होता है, अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो चलो देख लेते हैं। जीफैन सोच रहा होता है कि वैसे उस कमांडर के पास में ना बेहद ही कमाल की मार्शल टेक्निक्स थी, जब मैं उसे फाइट करा था ना तो मेरे पास कोई टेक्निक्स नहीं थी, इसी वजह से स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी ना मुझे उसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। अगर मुझे यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है तो वो है मार्शल आर्ट। जीफैन बोल रहा होता है, मिस नालन क्या आपके पास मार्शल आर्ट टेक्निक्स है क्या? आगे जो नालन होती है वो जीफैन को मार्शल टेक्निक के पास में लेके आ गई होती है। नालन बोल रही होती है कि ये सारी वही टेक्निक्स है जो कि हमें जस्ट मिली है। वैसे तो इन टेक्निक्स की हम लोग बिडिंग करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो।
हमारे पास में यहाँ पे एक टेक्निक है जिसका की नाम है माउंटेन मिडिल फिंगर टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर अपने मिडिल फिंगर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हो और इसका यूज करते हुए ना आप पहाड़ तक को तोड़ सकते हो। और हमारे पास में ना एक फ्लावर हैंड टेक्निक भी है जिसका यूज करते हुए ना आप काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो। जी फैन बोल रहा होता है कि जो आपकी टेक्निक्स हैं ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है क्या? आखिर किसी टेक्निक के नाम के अंदर मिडिल फिंगर कैसे आ सकता है? ये तो एक बहुत ही ऑफेंसिव नाम हो जाता है। नालन बोल रही होती कि अब जबकि आपको यहाँ पे कोई टेक्निक पसंद ही नहीं आ रही तो हमारे पास पे ना एक आखिरी टेक्निक बचती है। इस टेक्निक का नाम है द शैडो फिस्ट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास है प्रेजेंट ना ये सबसे महंगी स्किल है। ये येलो रैंक की ना पी की मार्शल आर्ट है। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि जिस भी चीज के नाम पे शैडो लगता है वो चीज काफी ज्यादा कमाल की होती है। जी फैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, चाहे वो शैडो मास्टर हो, शैडो मोनार्क हो या फिर शैडो एक्सप्लेनर, सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के हैं। अगर इस टेक्निक के नाम के पे शैडो है ना तो मैं तो भरोसा कर सकता हूँ। हॉल में आते हुए नालन बोल रही होती है यंग मास्टर ई फैन, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है। नॉर्मली अगर कोई बंदा कल्टिवेशन स्टार्ट करता है ना तो बहुत ही लो ग्रेड की टेक्निक से स्टार्ट करता है, लेकिन आप तो यहाँ पे स्टार्ट ही काफी पावरफुल टेक्निक से कर रहे हो। देखिए भले आप कितने पावरफुल जीनियस क्यों ना हो, इस टेक्निक को स्टार्ट करने में ना आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। आपने यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए ना एक लंबे रास्ते को चुन लिया है। तभी वहाँ पे ईफैन गले लगाते हुए रूरू बोल रही होती है ब्रदर ईफैन फाइनली आप वापस आ गए। ईफैन बोल रहा होता है रूरू तुम यहाँ वेट क्यों कर रही थी? बाकी सभी लोग की तरह तुम भी तो रेस्ट कर सकती थी ना। जो हमारी सिस्टर नालन है उन्होंने सभी के लिए कमरे तैयार करवा दिए थे तो तुम गई क्यों नहीं? रूरू बोल रही होती अगर मैं सही कहूँ ना तो मैं आपको लेके काफी डर गई थी, इसी वजह से मैं बाहर ना आपको देखने के लिए आई थी। नालन बोल रही होती यंग मास्टर ईफैन एक बात तो कहना पड़ेगा, जो ये बच्ची है रूरू या वो काफी पसंद करती है। अगर कोई आप लोग के बारे में नहीं जानता ना तो उसे देख के यही लगेगा कि आप दोनों सच में भाई बहन हो। ईफैन बोल रहा होता है कि आप ऐसा ही कह सकते हो कि मेरी बहन है। वैसे रूरू मैं तुम्हारे लेके आया था, तुम्हें अभी बेकार कपड़े पहनने की ना और जरूरत नहीं है, तुम ये पहनो। खुश होते हुए रूरू बोल रही होती सच में ब्रदर क्या आप मेरे लेके आए थे? नालन बोल रही होती है हाँ सिस्टर रूरू, यंग मास्टर ईफैन है ना ये खासा तुम्हारे लिए खरीदा है और तुम यहाँ पे देख ही सकती हो कि लड़के के कपड़े हैं, ये वो थोड़ी पहनेंगे। ईफैन बोल रहा होता है रूरू तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ना तुम्हारी फैमिली सेफ है। तो अभी वहाँ पे मूली आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर फटाफट चलिए, सेकंड अंकल की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे हम देखते सेकंड अंकल के पास में आ गए होते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि इनका पाँव काफी डैमेज हो चुका है, घोड़े के इनके पाँव के ऊपर चढ़ने की वजह से जो इनकी हड्डी थी वो चूर चूर हो चुकी है और नॉर्मल मेडिसिन का यूज करते हुए इन्हें ठीक करना पॉसिबल नहीं है। नालन बोल रही होती है डॉक्टर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका यूज करते हुए इनको ठीक किया जा सके? रोते हुए रूरू बोल रही होती है जो मेरे सेकंड अंकल है ना वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, आखिर यहाँ पे उनके साथ में सब कुछ कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि हाँ एक तरीका तो है, अगर हम लोग यहाँ पे हड्डियों को मजबूत करने वाली कुछ मेडिसिन लेके आ पाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जितनी मेडिसिन हड्डियों को मजबूत करती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है और इतने कम वक्त के अंदर उनको यहाँ पे लेके आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हमारे पास में रास्ता होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्रेजर पवेलियन के पास में भी ना वो मेडिसिन नहीं होगी। ईफैन बोल रहा होता है कि मेडिसिन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना सच में वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन रेयर उन लोगों के लिए है जिनके पास में नहीं है। जब तक यहाँ पे यंग मास्टर ईफैन खड़े हैं ना वो अंकल को बचा के रहेंगे। आप लोग बस यहाँ पे आधा घंटा वेट करो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। सीन चल होता है हमें अर्थ के एक मेडिसिन शॉप का सीन दिखाया जाता है। सेल्स बॉय बोल रहा होता है कि रात के 11 बज चुके हैं, फाइनली जो हमारी आज की शिफ्ट थी वो खत्म हो गई, मैं तो अब काफी थक चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो अभी जो हमारा ईफैन होता है वो गेट पे आ गया होता है और उसने बंद होते हुए ऑटोमेटिक डोर को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। घबराते हुए सेल्स बॉय बोल रहा होता है कि चोर कहाँ से आ गया। हंसते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें दुकान ना बंद नहीं कर सकते, थोड़ी देर तो तुमको इसको ना खोल के रखना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सेकंड अंकल के कमरे के अंदर सभी लोग काफी टेंस खड़े होते हैं। रूरू सोच रही होती है कि ब्रदर ने जाने से पहले कहा था कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन वो गए हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है, यहाँ तक कि अब तो रात भी हो गई। आखिर जो हमारे ब्रदर ईफैन है वो आए क्यों नहीं? तो अभी वहाँ पे आते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि मैं वापस आ गया। डॉक्टर का है आपने कहा था आपको जैसी मेडिसिन चाहिए जो कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हो, तो इसी वजह से अपने नॉलेज के हिसाब से मैं इनको लेके आ चुका हूँ। क्या जो इतनी मेडिसिन है वो काफी रहेंगी क्या? शौक होते हुए डॉक्टर का बोल रहे होते हैं कि आप तो यहाँ बहुत सारी मेडिसिन लेके आ चुके हो, अगर आप इतनी सारी की जगह इनमें से कोई एक भी लेके आए होते ना तो भी काम हो गया होता। इतने में तो मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि ये पक्का ठीक हो जाएंगे। ईफैन बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। डॉक्टर का सोच रहे होते हैं कि लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं इतना कमाल की मेडिसिन को एक साथ में एक बार में देख रहा हूँ। आखिर जो यंग मास्टर है ये है कौन जिनके पास में इतने मेडिसिनल हर्ब्स है? रूरू बोल रही होती है ब्रदर ईफैन आपके हाथों क्या हुआ है? आप जब यहाँ से गए थे ना तब ये ठीक था, लेकिन अभी काफी लाल दिख रहा है।
ईफन बोल रहा होता है मत पूछो, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब ईफन ने गेट को पकड़ा होता है तब ईफन बोल रहा होता है कि मुझे हर वो मेडिसिन चाहिए जो कि पावर को ठीक करती हो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इसे खरीदने के लिए आया हूँ। तभी सेल्स बॉय बोलता है सर अब हाथ डालो क्योंकि ये डोर ना ऑटोमेटिक डोर है और ये जल्दी क्लोज हो जाएगा। तभी जो वहाँ पे ईफन का हाथ होता है वो गेट में दब जाता है। ईफन बोल रहा होता है कि अर्थ पे जाने के बाद में मैं ये भूल ही गया था कि वहाँ पे मेरे पास में ना कोई भी खास पावर नहीं है। मैं अपने कल्टीवेटर वाली स्ट्रेंथ को ना गेट पे यूज कर रहा था, लेकिन तभी मुझे चोट लग गई और मुझे याद आ गया कि ये हमारा अर्थ है, एंशिएंट वर्ल्ड नहीं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रूरू बोल रही होती है सेकंड अंकल मैंने आपको कहा था आप रेस्ट करो, आखिर आप बार बार यहाँ पे क्यों आते हो। सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरी बॉडी के बारे में सही से पता है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरे लेग है ना ये पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और रूरू तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने बताया नहीं आखिर जो ब्रदर ईफन है वो कहाँ पर है। रूरू बोल रही होती है कि जो ब्रदर ईफन है ना वो हंटिंग करने के लिए बाहर गए हैं और उसके आगे ना उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपको तो ब्रदर ईफन के बारे में पता ही है ना, वो अपनी चीजों के बारे में किसी को नहीं बताते। वहीं जंगल में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े पाइथन ने ईफन के ऊपर अटैक कर रखा होता है। ईफन बोल रहा होता है कि वक्त आ चुका है चेक करने का कि आखिर जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो कितनी बड़ी है। ये बोलते हुए पाइथन के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन वक्त रहते हुए पाइथन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर जो पाइथन होता है फिर से ईफन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ईफन बोल रहा होता है कि इस बेवकूफ को अभी भी लग रहा है कि इसने अटैक को डॉज कर लिया है, पर इसे नहीं पता कि मेरा शैडो स्ट्राइक इसे अंदर तक खत्म कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो पूरा पाइथन टुकड़ों में बट गया होता है और उसका जो कोर होता है वो हमें ईफन के हाथों में आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि शैडो स्ट्राइक टेक्निक सच में काफी कमाल की थी, इसने मेरी स्ट्रेंथ को ना 10 गुना बढ़ा दिया है। पाइथन ने कोर को रखते हुए ईफन बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। मिस नालिन ने मुझसे कहा था कि शैडो फिश टेक्निक एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और इसे यहाँ पे सीखना स्टार्ट करने में भी ना मेरे को 3 महीने लग जाएंगे, पर उनको नहीं पता मेरे पास में यहाँ पे काफी कमाल का चीट कोड है। मैं अपनी इस टेक्निक को लेके अर्थ पे चला गया और अर्थ पे जाने के बाद ये मुश्किल टेक्निक काफी आसान हो गई। अगर मैं सच कहूँ ना तो इतनी आसान हो चुकी थी कि एक 5 साल का बच्चा भी ना इसे काफी अच्छी समझ लेता। जब मैं वापस आया तो मैं अर्थ के तरीके से प्रैक्टिस किया और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही मैंने इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। अगर मैं इस स्ट्रेंथ को मिसाल नहीं देखेंगे तो काफी शॉक हो जाएंगे। जो टेक्निक मुझे स्टार्ट करने में 3 महीने लग रहे थे वो 1 दिन में कम्प्लीट हो गई और जो मेरी कल्टीवेशन भी है ना वो भी नरीलम के पीक पे आ चुकी है। पर जल्दी जल्दी पावरफुल बनने के लिए ना मुझे यहाँ पे बहुत कुछ गंवाना पड़ा, जैसे कि अपने अर्थ का टेस्टी खाना। मुझे पावर को गेन करने के लिए इन बेकार बीज का ऑर्गन खाने पड़ रहे हैं और इसका टेस्ट ना के टॉनिक से ज्यादा बेकार होता है। अगर पावर की बात ना होती तो मैं इसे कभी नहीं टेस्ट करता। पावर के चक्कर में आखिर मैंने क्या क्या नहीं खा लिया। वैसे आज ही मैंने यहाँ पे बहुत सारा खाना जमा कर लिया है, जो पूरा विलेज है ना वो इतना पार्टी कर सकता है। और वैसे भी सेकंड अंकल के लिए ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है, अगर वो ये खाते हैं तो उनके पाँव काफी जल्दी हील करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ईफन के ऊपर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया होता है। अटैक को डॉज करते हुए ईफन बोल रहा होता है कि कौन है यहाँ पर। अब जबकि तुम्हारा स्नीक अटैक फेल हो चुका है तो सामने आ जाओ। वैसे भी यहाँ पर छुपने का ना कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पे पेड़ों में छुपे हुए असैसिन्स बाहर आते हैं। असैसिन्स बोल रहे होते हैं कि हमें बिलीव नहीं हो रहा, हम यहाँ पे छुपे हुए थे, ये बात तुम्हें पता चल गई। लगता है कि तुम्हारा जो सेंसेस है ना वो काफी तेज है, लेकिन ये जानने के बावजूद कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं तुम भागे नहीं। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें होशियार बोले या फिर बेवकूफ, क्योंकि अब तुम लोगों को ना हम नहीं छोड़ने वाले। ईफन बोल रहा होता है कि तुम लोगों को देख के क्यों लग रहा है कि तुम असैसिन नहीं हो, बल्कि तुम उसी दिन वाले गार्ड्स हो जो कि रूप बदल के यहाँ पर आए हो और उस कुतिया जीजन ने ना तुम लोग को यहाँ पे भेजा है। असैसिन्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग कौन है कौन नहीं, इस चीज की टेंशन तुम मत लो, तुम्हारी जान लेने के लिए हमें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो इसी वजह से आज ना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर वो सारे बंदे आगे बढ़ते ईफन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक से बचते हुए ईफन बोल रहा होता है कि ये बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है और तुम सभी लोग को यहाँ पे हायर करने में ना तुम्हारे मालिक ने पैसे बहुत ज्यादा खर्च किए होंगे, लेकिन अफसोस तुम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो अगर मुझे यहाँ पे लेट हो गया तो रूरू काफी गुस्सा करेगी, इसी तो तुम्हारे साथ खेलने में ना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फटाफट से मेरे पंचेस खाओ और खत्म हो जाओ। ये बोलते हुए जी फैन उन सभी लोगों को हरा देता है। असैसिन बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ मास्टर टेक्निक का यूज कर रहे हो, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमें यहाँ पे जिन लोगों ने काम दिया है ना उन लोगों ने क्लियरली बताया था कि तुम एक बोन फूजी में कल्टीवेटर हो जिसके पास में कोई मार्शल टेक्निक नहीं है। इसी वजह से हम सभी लोग को लगा था कि तुम्हारा ना काफी आसान होगा, क्योंकि भले तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो लेकिन तुम पावरफुल नहीं हो। ईफन बोल रहा होता है तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत दी गई थी। असैसिन सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास में ना बहुत ज्यादा पावर है, अगर इसके पंच खाने के बाद में भी हम जिंदा खड़े हैं तो ये बंदा यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है ना कि इसने हमें जिंदा छोड़ दिया है, वरना इसके इतने पंचेस के अंदर हम सभी लोग मारे गए होते।
पर आखिर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ये इतना अच्छा कंट्रोल कैसे कर सकता है। जो बहुत ही पावरफुल मास्टर होते हैं ना, वो भी अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर यहाँ पे इस बंदे को ना काफी ज्यादा बारीकी से पता है कि कितनी पावर लगाने पे ना हम सिर्फ घायल होंगे, मरेंगे नहीं। असैसिन के ऊपर पावर रखते हुए ईफैन बोल रहा होता है, फटाफट से बताओ कि तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने का काम किसने दिया है। अगर तुमने बता दिया कि वो बंदा कौन है तो फिर तुम्हारी जान को ना मैं बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे बताने में देर करी तो शायद से मेरा मूड चेंज हो जाएगा। असैसिन बोल रहा होता है कि जो हमारा असैसिन सेक्ट है ये पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे को पता है कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। अगर तुम्हें भी हमको मारना है ना तो मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जानना कि हम लोग किसने भेजा है ये तो हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। ईफैन बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, चाहे मैं तुम्हें कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर लूं, तुम्हारा मुंह नहीं खोलोगे। ठीक है फिर तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वैसे एक सेकंड रुको, मेरे पास में एक काम की चीज है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे पैसे पे करूँ तो क्या तुम मुझे उस बंदे की इन्फॉर्मेशन बेच दोगे। असैसिन बोल रहा होता है कि हम असैसिन से भिखारी नहीं, पैसे के लिए ना हम नहीं चेंज होते। तभी अपना कॉइन दिखाते हुए ईफैन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे इतना देने के लिए तैयार हूँ। असैसिन बोल रहा होता है, बॉस आपको जो भी पूछा पूछ सकते हो, इतने पैसे के बदले में तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईफैन बोल रहा होता है, ठीक है तुम बताओ कि अब तुम यहाँ पे मेरे लिए क्या करने वाले हो। असैसिन बोल रहा होता है, लॉर्ड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम ये गारंटी करते हैं कि आज के बाद जो हमारा सेक्ट है वो आपके खिलाफ ना कभी असैसिन नहीं भेजेगा। लुयन सिटी के अंदर आपके ऊपर ये हुआ आखिरी असैसिनेशन अटैक था। और रही बात हमारे एम्प्लॉयर की ना, तो बस आप इस एक बार के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। जैसा कि आपने कहा है कि हमें उसके ऊपर अटैक करना है, अब हम उसके ऊपर ना बेहद ही खतरनाक अटैक करने वाले हैं। अब हमारी मुलाकात ना मिशन कंप्लीट होने पे होगी। ईफैन बोल रहा होता है, ये अच्छी बात है, जाओ फटाफट से अपना काम करके आओ। ईफैन सोच रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने ना मुझे मारने का ट्राई किया है और अब तुम्हें ना काफी अच्छे से फील होगा कि जब असैसिन अटैक करते तो कैसा फील होता है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मार्शल आर्ट टेक्निक काफी कमाल की होती है। लगता है कि मैं ट्रेजर पवेलियन से ना और टेक्निक खरीदनी पड़ेगी। ये मेरे स्टैंड को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा रही है। अगर एक बार मैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रीलम पे आ गया तो फिर पूरी लुइन सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मैं कुछ भी बिगाड़ सके। और उसके बाद सिटी लॉर्ड के मैंशन में घुस के उस कमीने को अपने हाथों से पीटूंगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को ना बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं दिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए जीनर बोल रही होती है कि जो नालन है ना वो एक बहुत बड़ी कुतिया है। वो यहाँ पे सभी लोगों के सामने ना मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी। और बेकार बात तो ये है ना कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई। डैड ने क्लियरली बोल रखा कि ट्रेजर पवेलियन वालों से हम लोग पंगा नहीं ले सकते, इसी वजह से वो कमीनी यहाँ पे बच गई। युनकाय बोल रहा होता है, जीनर तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें उस नालन को ना मुँह लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन मर्चेंट्स की खुद को डिग्निटी नहीं होती, अपना सामान बेचने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे इंसान में गुस्सा होना ये तो अपना टाइम वेस्ट करना है। देखो मैं ना तुम्हारे लिए यहाँ पे एक गोल्ड की हेयर पिन ली थी। इस हेयर पिन के लिए ना मुझे काफी लंबी बिडिंग करनी पड़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पूरा आधा घंटा तक खड़ा रहा और मैं इसको जीत लिया। तुम्हें पता अगर तुम इसको पहनोगी तो इस पिन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जीनर बोल रही होती है, तुम ये तो सही कह रहे हो, मैं चाहे कितनी महंगी चीज क्यों ना पहन लूं, मेरे उसे पहनने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। तभी शौक होते हुए जीनर बोल रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर जो ये फैन है ये जिंदा कैसे हो सकता है। थप्पड़ मारते हुए जीनर बोल रही होती है, कमीना युनकाय तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझसे झूठ कहा। तू बोला था कि वो कमीना ईफैन कल रात को मार जा चुका है और तूने उसकी डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा है, तो अभी जो मेरे सामने से गुजरा क्या वो उसका भूत था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं झूठ बोलने की। रोते हुए युनकाय बोल रहा होता है कि ये बात तो सच है कि मैंने उसकी बॉडी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने अपने सिटी के ना सबसे पावरफुल असैसिन को भेजा था उसको मारने के लिए। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो अपने काम करने में फेल हो जाए। जीनर बोल रही होती है कि तू एक कचरा है और तुझसे कुछ भी एक्सेप्ट करना ना मेरी ही बेवकूफी थी। मैं जा रही हूँ अंदर उस कमीने से डील करने के लिए। आगे हमें ट्रेजर पवेलियन के ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। नालन बोल रही होती है, अच्छा तो यंग मास्टर आप यहाँ पे टेक्निक खरीदने के लिए आए हो, वैसे कुछ दिनों पहले ही तो आपने शैडो फिश खरीदी थी, क्या आपको फिर से यहाँ पे नई स्किल की जरूरत पड़ गई। ईफैन बोल रहा होता है, देखो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कई टेक्निक खरीद रहा हूँ, एक मर्चेंट के तौर पे तुम्हारा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो बिना कोई भी सवाल जवाब किए मुझे चुपचाप ये बेच दो। और लगता है कि मेरी लास्ट टाइम बोली हुई बात को ना तुम भूल रही हो। नालन बोल रही होती, यंग मास्टर माफ करिएगा, मैं आपकी बताई हुई चीजों के बारे में तो आप भूल गई थी। वैसे आपको पता है आप काफी अच्छे दिन यहाँ पर आए हो, मेरे पास में ना एक बेहद ही कमाल की हीरो रैंक की टेक्निक आ रखी है। इस टेक्निक का नाम है फ्लोटिंग स्टेप्स और यह आपकी मूवमेंट को ना काफी तेजी से बढ़ा देगी। जी फैन बोल रहा होता है, मिस नालन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ऑप्शन करना बंद कर दो, हर एक टेक्निक को लाके ना मुझे ही बेच दो। वैसे भी सिटी के अंदर किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे बड़ी बिट कर दे। तो अभी यहाँ पे जीनर आते हुए बोल रही होती है कि लगता है कि इन गाँव के फकीरों के पास में ज्यादा कैश आ गया है, मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये कितनी फालतू बातें कर रहा है ना। मिस नालन आज मैं जो भी कुछ खरीदने वाला है ना
वो आप इसको ना बेच के मुझे बेचेंगी और ये आपको आपके प्रोडक्ट की जितनी प्राइस देगा ना उसका 3 गुना अमाउंट मैं दूंगा। जी फैन बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? देखो आगे चल के ना अपने बात से पीछे मत हटना। ई फैन बोल रहा होता है मिस नालन अगर आप मेरी बात मानो ना तो ऑक्शन करना बंद कर दो। यहाँ पे जितनी भी अच्छी मार्शल टेक्निक आती है ना आप मुझे बेच दिया करो। वैसे भी यहाँ पे पूरी सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे बेटर प्राइस दे सके। तो अभी वहाँ पे जीनर आते हुए बोल रही होती है कि लगता है इस गाँव के बंदे के पास में काफी ज्यादा कैश आ गया है, इसी वजह से ट्रेजर पवेलियन के अंदर ये कोई बकवास किए जा रहा है। मिस नालन आज मैं जो भी कुछ खरीदने वाला है ना उसके लिए मैं आपको उसकी 3 गुना प्राइस ऑफर करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आज ये बंदा यहाँ से ना कुछ नहीं खरीद पाएगा। नालन बोल रही होती है मिस जीनर आपको तो पता ही है ना हमारे रूल्स काफी ज्यादा क्लियर है, अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको उसकी बिड करनी होगी और अगर आपकी बिडिंग सबसे बेस्ट हुई तो आपको मिल जाएगी। जीनर बोल रही होती है मुझे पता है सबसे बड़ी बिड मेरी ही होगी, इस गाँव के बंदे के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे बराबरी की बिड कर ले। अगर यहाँ पे मुझसे बिडिंग में जी जाता है ना तो सभी के सामने मैं अपने घुटनों पे चलते हुए यहाँ से बाहर निकलूंगी और मैं ये एक्सेप्ट भी कर लूंगी कि ई फैन के पास में मुझसे काफी ज्यादा पैसे हैं। ई फैन बोल रहा होता है अच्छा तुम सीरियस हो ना, देखो अपनी कहीं भी बातों से ना पीछे मत हटना। जीनर बोल रही होती है कि मैं जो कह दिया वो कह दिया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि अपनी बातों से पीछे हटेगी, पर देखो अगर यहाँ पे बिडिंग के अंदर ना तुम मुझसे हार गए तो फिर तुम्हें अपने घुटनों पे आते हुए मुझे चाटने होंगे। तो अभी अपने पास से टोकन निकालते हुए ई फैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे साई पे मेरा ख्याल ना मिसालें रख लेंगी। नालन बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई फैन बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे सभी लोगों को ना एक बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलने वाला है और ये देखने के लिए ना मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। शौक होते हुए एक लड़की बोल रही होती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इस बंदे के पास में इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर कहाँ से आ गया। दूसरे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं क्या इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर, आखिर ये होता क्या है और तुम इतना चौंक क्यों रही हो। वो लड़की बता रही होती है जो भी कस्टमर जिनकी परचेसिंग पावर काफी ज्यादा होती है ना उनको ट्रेजर पवेलियन वाले ना इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर देते हैं। तुम ऐसा कह सकते हो कि इन कस्टमर्स के पास में हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेटस है। मान लो अगर ऑक्शन के अंदर कोई बहुत ही कमाल का आइटम होने वाला है और वो आइटम एक ऐसे बंदे को पसंद आ गया जिसके पास में इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर है तो बिना ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए ना उस चीज को काफी इजीली खरीद सकता है, उस बंदे के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि जिन भी लोगों के पास में इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर होता है वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर ना किसी भी सामान किसी भी रेट पे खरीद सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के पास में ना अनलिमिटेड क्रेडिट है। हमारे लुइन सिटी के अंदर ना 20 मिलियन लोग रहते होंगे पर शायद ही गिने कुछ लोग होंगे जिनके पास में ऑर्डर होगा। आखिर जो यंग मैन है इसका बैकग्राउंड क्या है जिनको के ट्रेजर पवेलियन के लोगों ने ना इतना कमा का ट्रेजर दे रखा है। ई फैन सोच रहा होता है कि आज से कुछ दिनों पहले जब अंकल मुयान ठीक हो गए थे तो अपने सभी लोगों को लेके ना मैं ऐसे वापस जा रहा था, उसी वक्त नाले ने रोते हुए ना मुझसे बाकी सारे हाउस मांगे थे और उसने मुझसे कहा था कि वो इसके बदले में मुझे कुछ भी दे सकती है। लेकिन जब मैंने उसको याद दिलाया कि उसके ऊपर मेरे पैसे अभी भी उधार है और जब उसके पास में पैसे ही नहीं है तो आखिर मुझे क्या दे सकती है, तब उसने मुझे अपनी तरफ से इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर दिया और फिर मुझे पता चला कि आखिर चीज कितनी कमाल की होती है। शौक होते हुए जीनर बोल रही होती है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर एक नॉर्मल से बंदे के पास में इंपीरियल क्लाउड ऑर्डर क्या कर रहा है, ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरे फादर तक के पास में नहीं है। ई फैन बोल रहा होता है मिस नालन अभी कुछ सेकंड पहले ना काफी प्राउडली बोल रही थी कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ खरीदने वाला हूँ उसकी आप 3 गुना कीमत दोगी, लेकिन आपको पता है मेरे पास में ना अनलिमिटेड पैसा है, मैं यहाँ पे किसी भी आइटम की प्राइस ना 300 गुना नहीं 3000 गुना बढ़ा सकता हूँ और फिर क्या आपके पास में इतनी पावर होगी कि आप उस प्राइस को और बढ़ा सको। देखो मुझे पता है चाहे तुम कितना ही कुछ क्यों ना कर लो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं आ सकते, इसी वजह से यहाँ पे रजिस्टर करने से बेटर है कि अपने घुटनों पे आओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। वहाँ पे की बातों को सुनते हुए जीनर बिल्कुल शौक रह गई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनकाई को जो कि बोल रहा होता है कि तुमने मेरी प्यारी जीनर को देखा क्या। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या जीनर आखिर ये कौन है। युनकाई बोल रहा होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि दिखने में ना बिल्कुल किसी फेरी की तरह है, उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे सभी लोगों में सबसे यूनिक होगी और हाँ हमारे सिटी डॉट मेंशन की ना एल्डेस्ट डॉटर भी है। साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे सिटी लॉर्ड के एल्डेस्ट डॉटर को ढूंढ रहे हो, देखो मुझे यहाँ पे ये तो नहीं पता कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि उसकी पर्सनैलिटी ना सच में काफी ज्यादा यूनिक है और पूरे हॉल के अंदर कोई सिंगल बंदा नहीं है जो कि उसे फॉलो कर सके। साइड में हम देखते हैं जीनर को जो कि रेंगते हुए पवेलियन से बाहर निकल रही होती है। वही सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये देख के तो मजा आ गया, थोड़ा फटाफट यहाँ पे रेंगो वरना रात हो जाएगी। एल्डेस्ट यंग लेडी जो काफी एरोगेंट रहती है उनको यहाँ पे रेंगते हुए देख के ना दिल को ठंडक मिल रही है। ये बोलते हुए सभी लोग काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वही रोते हुए युनकाई बोलता है जीनर तुम्हें क्या कर रही हो। रोते हुए जीनर सोच रही होती है कि अपनी जिंदगी भर मैं काफी प्राउड रही हूँ और पूरी सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मैंने बुली नहीं किया, लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार मैं ऐसी ह्यूमिलिएशन को झेल रही हूँ। कमीने ई फैन इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ई फैन बोल रहा होता है मिस जीनर अगर आप यहाँ पे ये सोच रही हो ना
कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे काफी इजीली बुली किया जा सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे काफी गलत समझ रही हो। आपकी इसी सोच की वजह से ना अभी आप अपने घुटनों पर रहो। देखो मेरा नाम है बाई फैन और बिना किसी बात के ना मैं किसी से पंगा नहीं लेता, लेकिन हाँ अगर मुझे बुली करना चाहेगा ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके पिन को निकालते हुए बोल रहा होता है, देखो अगर तुमने इस लाइफ के अंदर मुझे फिर से ऑफर करने का ट्राई किया ना तो बिल्कुल इस हेयर पिन की तरह ही ना मैं तुम्हें मसल दूंगा और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम कहाँ गायब हो जाओगी। तो इसी वजह से जिनके साथ मैं खेलती हूँ ना उनके साथ ही खेलो, यहाँ पे मेरे साथ में खेलने की ना कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये शो ना काफी इंटरेस्टिंग था। अब मैं यहाँ पे काफी थक चुका हूँ तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो अभी वहाँ पे आते हुए यूनका बोल रहा होता है, सब लोग साइड हटो। जीनर क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ पे किसी भी कहने पे ना रेंगने की जरूरत नहीं है। जीनर बोल रही होती है, यूनका मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें मार रही थी क्योंकि तुम इस कमीने ईफन को मार नहीं पाए थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कमीना मारा जाए। मैं चाहती हूँ कि इसकी लाइफ ना 10 से ही बदतर हो जाए। यूनका बोल रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे सब कुछ कराने वाला ईफन था। जीनर बोल रही होती है, तो फिर और कौन हो सकता है? पूरी सिटी के अंदर सिर्फ वही वो कमीना है जो कि मेरे को ऑफर करने की ताकत रखता है। आज जो यहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई है ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। यूनका अगर इस ईफन के बारे में तुमने कुछ किया नहीं ना तो फिर तुम भूल जाना कि कभी हमारी शादी होगी। यूनका बोल रहा होता है, जीनर क्या तुम्हें पता है ईफन ही वो कमीना जिसने कि 1 महीने पहले मेरे को ऑक्शन में हरा दिया था और हेवेली असेंशन ऑर्डर और माउंटेन मूविंग टेक्निक उसी के पास में है। जीनर बोल रही होती है, अच्छा तो यही वो कमीना है जिससे कि 1 महीने पहले तुम भी ऑक्शन में हार गए थे। यूनका बोल रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम्हें सेकंड इलम में जाना है कल्टीवेशन करने के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ के ऑक्शन में आया था ताकि मैं हेवेली असेंशन ऑर्डर को जीत सकूं। और अगर मैं सच कहूँ ना, अगर वो कमीना ईफन वहाँ नहीं होता तो मैं जीत गया होता। ऑक्शन में हारने के बाद में मैंने उस कमीने के पीछे कुछ लोगों को भेजा था, पर पता नहीं किसी ट्रिक का यूज करते हुए वो वहाँ से गायब हो गया। मेरे बंदे ने बताया इसकी छुपने की टेक्निक ना बहुत ज्यादा कमाल की है और चाहे मेरे को कितना ट्राई क्यों ना कर लिया वो उसे नहीं ढूंढ पाए। जीनर बोल रही होती कि आखिर इस ईफन का ओरिजिन है क्या। एक बात तो क्लियर है कि इस कमीने के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से ट्रेजर पकड़ने वाले ना इसे काफी ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। लगता है कि ये बंदे का बैकग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से इस कमीने को हम नहीं संभाल सकते। इस मैटर के बारे में ना हमें डैड से बात करनी पड़ेगी। सीन चल होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। ईफन बोल रहा होता है कि अपने बेड पर आराम से सोना ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मार्शल वर्ल्ड के अंदर ना वो कंफर्ट नहीं है जो कि यहाँ पे मिल जाता है। और अब तो मेरे पास में फ्लोटिंग स्टार टेक्निक भी आ चुकी है। इस टेक्निक के अंदर पूरे 108 वेरिएशंस है और अगर मैं इसको मार्शल वर्ल्ड में सीखता ना तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन अर्थ पे आने के बाद में ये ना काफी सिंपल हो चुका है और सिर्फ एक रात के अंदर ही मैंने सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया। अब मेरे पास में शैडो फिस्ट की स्ट्रेंथ है और अब मेरे पास मूवमेंट के लिए भी ना एक बहुत ही कमाल की टेक्निक आ चुकी है। मेरे हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मास्टर भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं उन लोगों से ही फाइट होगी ना तो मैं काफी इजीली हरा सकता हूँ। वैसे मुझे नीचे चल के ना कुछ खाने पीने को लेके आना चाहिए, वरना अर्थ में मेरी जो बॉडी है ये भूखी मर जाएगी। ये बोलते हुए ईफन बाहर जाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी लैंडलॉर्ड गुया आ जाती है। चिढ़ते हुए गुया बोल रही होती, ईफन तुम घर पे थे, मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रही हूँ, तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? और पहले कितनी बार ना मैं तुम्हारे घर पे नॉक करके गई हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी गेट ओपन नहीं किया। ईफन बोलता है, सिस्टर गु आप यहाँ पे, मुझे माफ करना मैं काफी गहरी नींद में सो रहा था, इसी वजह से मैंने ना आपकी बात नहीं सुनी। ईफन सोच रहा होता है कल्टीवेशन के अंदर मैं कुछ अधिक हो गया था और मैं ये बात तो बिल्कुल ही भूला कि आज ही वो दिन है जब मुझे अपना रेंट पे करना है। गुया बोल रही होती, देखो तुम मुझे बिल्कुल नहीं बना सकते, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन तुम रेंट पे कर दोगे और आज जब तुम्हारे घर पे मैं नॉक कर रही हूँ तो तुम गेट नहीं खोल रहे। मुझे बताओ क्या आखिर पैसे कहाँ पर है और तुम वो कब देने वाले हो? तभी वहाँ पे कुछ पैसे देते हुए ईफन बोल रहा होता है, सिस्टर अभी मेरे पास में इतना ही है, 200 युवान ना मैंने अपने पास में रख लिया है क्योंकि खाने पीने के लिए पैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले महीने तक ना मैं आपको पूरा पे कर दूंगा। गुया बोल रही होती कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। अगर तुम सिर्फ यहाँ पे फूड डिलीवरी भी करते हो ना तो तुम 1 महीने का 4-5 हजार युआन काफी ज्यादा इजीली कमा लोगे। तुम्हारी जो बॉडी है ये देखने में काफी ज्यादा हेल्दी लग रही है, तो आखिर तुम यहाँ पे काम क्यों नहीं करते और टाइम में जो मेरा रेंट है ये पे क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे काम ना करने की वजह से तुम्हें रेंट तक पे करने में दिक्कतें आ रही है। ईफन सोच रहा होता है कि दिन भर तो मैं कल्टीवेट करता रहता हूँ और मुझे पैसे कमाने के लिए ना सिर्फ रात में मौका मिलता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ना ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। गुया बोल रही होती कि ये पैसे ना अभी तुम रख लो, इतनी बड़ी सिटी के अंदर सिर्फ 200 युआन के साथ में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी तुम्हें रेंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कमा लेना और नेक्स्ट मंथ मुझे पे कर देना। ईफन बोल रहा होता है, थैंक यू सिस्टर गो, आपको नहीं पता आप कितनी अच्छी इंसान हो। आगे जो हमारा ईफन होता है वो फूड डिलीवरी करने के लिए निकल गया होता है। ईफन सोच रहा होता है कि दूसरी दुनिया के अंदर मेरे पास में बहुत सारा पैसा है और मुझे पैसे के बारे में ना टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं अर्थ वापस आया
मेरी जो कंडीशन थी ये फिर सेम हो गई। वही पैसे की दिक्कत और किल्लत मेरे को फिर सता रही है। आखिर इस वर्ल्ड में पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ पे कोई रिस्की काम स्टार्ट कर दूं क्या, जिसके अंदर मुझे काफी सारा पैसा मिले? मुझे यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि दूसरी दुनिया की तरह ही मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पैसे आ जाए। तभी जो वहाँ पे ईफन का फोन होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। कॉल पिक करते हुए ईफन बोल रहा होता है, हाँ डैड बताइए आपने क्यों कॉल किया था। तभी अपने डैड की बातों को सुनते हुए ईफन काफी शॉक हो जाता है। ईफन बोल रहा होता है, डैड मेरा वेट करिए, जल्दी ही मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। सीन चल होता है, मैं हॉन्गी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ईफन के डैड बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम को ना एक वाले बंदे ने ठोक दिया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो ड्राइवर ड्रंक था और उस बंदे के पास में ना कोई इंश्योरेंस नहीं था। हमारे घर के ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है और उसे किस्तें भरने में ना हमें काफी दिक्कतें आ रही है। मेरे सारे दोस्तों से मैंने पैसे भी उधार ले रखे हैं और उनको पता कि मैं पैसों को जल्दी वापस नहीं करता, इसी वजह से कोई भी ना हमें पैसे भी नहीं देने वाला। तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए हमें 3 लाख युआन चाहिए और ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट के बाद में ना ये उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगी। ईफन हमें माफ कर दो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि इस एज में हम तुम्हारे लिए बोझ बन चुके हैं। ईफन बोल रहा होता है, डैड आपको यहाँ पे सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना हम लोग फैमिली है। मॉम के इलाज के लिए जो पैसे हैं वो मैं जोड़ने का ट्राई करता हूँ। ये बोलते हुए ईफन वहाँ से निकल गया होता है। रास्ते में वॉक करते हुए ईफन बोल रहा होता है, सच में मेरी जो किस्मत है ये काफी ज्यादा खराब है। मुझे लगा था कि मार्शल वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, उसी वक्त अर्थ में कुछ बुरा हो गया। लगता है कि मेरी लाइफ ना कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो अभी वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है, क्या कोई है यहाँ पे, प्लीज मेरी हेल्प करो। ईफन बोल रहा होता है कि इतनी रात को यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है। हम देखते एक लड़की को बहुत सारे बंदों ने घेर रखा होता है और उन बंदों ने उसके बॉडीगार्ड को भी काफी ज्यादा इजीली हरा दिया होता है। वो लड़की बोल रही होती है, प्लीज मेरे को जाने दो, मैंने यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ा, प्लीज मेरे को छोड़ दो। वो बंदे बोल रहे होते हैं, लड़की अगर तुम्हें मार नहीं खानी ना तो शांति से हमारे साथ में आ जाओ, वरना फिर तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो अभी यहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये वो ईफन एक किक मारते हुए पहले बंदे को डाउन कर देता है। सारे बंदों को पीटते हुए ईफन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग साथ में मिलके एक अकेली लड़की को बुली कर रहे हो, क्या ये काम करने में तुम लोग को शर्म नहीं आ रही क्या। चिल्लाते हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इस कमीने के अटैक की वजह से मैं तो पावर टूट गया। चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर्स साथ में आगे बढ़ो, एक एक करके ना हम इस बंदे को नहीं हरा सकते। चश्मा वाला बंदा सोच रहा होता है कि इस लड़की के बॉडीगार्ड्स को हमने इतना इजीली हरा दिया, पर यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को हम नहीं हरा पा रहे। ईफन सोच रहा होता है, मुझे लगा ही था, मैं जो मार्शल वर्ल्ड में कल्टीवेट कर रहा हूँ ना वहाँ की कंप्लीट पावर्स मुझे इस वर्ल्ड में नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की कोई पावर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। मैंने उस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करी है ना वो मेरी बॉडी को कम्प्लीटली याद रह गई है। इसी वजह से नॉर्मल बंदों के मुकाबले इस वर्ल्ड के अंदर मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। भले यहाँ बात हो रही है एजिलिटी की या फिर अटैक्स को सहने की, हर एक चीज के अंदर मैं काफी ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। मुझे यहाँ पे इन सारे बंदों के अटैक्स ना काफी धीरे लग रहे हैं, इसी वजह से इन सभी को ना मैं काफी इजीली मार पा रहा हूँ। ईफन बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो, अगर मुझसे फाइट करनी है ना तो तुम्हें फास्ट होना होगा। चश्मा वाला बंदा सोच रहा होता है कि 3 मिनट से भी कम टाइम के अंदर इस बंदे ने हमारे साथ को हरा दिया है और ये सारे के सारे ब्रदर्स ना ऐसे नहीं थे, इन लोगों ने काफी ट्रेनिंग करी है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। आखिर जिस बच्चे का कॉम्बैट लेवल है ये किस लेवल पर है, इतने पावरफुल फाइटर्स भी इसका यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो अभी वहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है कि वहाँ का देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। चश्मा वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिर मेरे पास में कब आ गया। फिर ईफन अपना पाम अटैक करते हुए उस बंदे को बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए बंदा सोच रहा होता है कि चाहे हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर ले, इस बंदे के सामने जीतना ना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। शौक होते हुए लड़की सोच रही होती क्या मैं बच चुकी हूँ। ईफन बोल रहा होता है, देखो लड़की अभी यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के ऊपर ना कोई इंजरीज नहीं आई और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बंदे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, पर तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम अपने घर चले जाओ। वो लड़की बोल रही होती है, आपका शुक्रिया, वैसे तो ऑलरेडी आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है, लेकिन फिर भी ना मुझे रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो क्या। ईफन बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मेरे कुछ ऑर्डर्स बाकी हैं, अगर डेडलाइन तक और डिलीवर नहीं हुए ना तो जो मेरी सैलरी है ना वो कट जाएगी। हाँ अगर तुम चाहो ना तो मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, उनके आने के बाद में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो लड़की बोल रही होती है, ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करिए, अगर आप मेरे को मेरे घर पे छोड़ देते हो ना तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगी। अपने डेस्क को फेंकते हुए ईफन बोल रहा होता, लिटिल सिस्टर आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है, काम वाम तो होता रहेगा, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। आगे जो ईफन होता है वो उस लड़की को लेके टैंक फैमिली विला आ गया होता है। वो लड़की बोल रही होती है, ब्रदर आप बस यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वेट करिए, मैं जाकर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईफन बोल रहा होता है, ठीक है मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। वहीं अंदर हम देखते हैं एक लड़की को जो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे,
अगर हमारी रॉन्ग रॉन्ग को कुछ भी हुआ ना तो यहाँ पे तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सारे बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं एल्डेस्ट यंग लेडी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम सेक्रेटरी को बचा के लेके आ जाएंगे। तभी रॉन्ग रॉन्ग बोलती है सिस्टर मैं वापस आ गई। ईफेन बोल रहा होता है हेलो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, मेरा नाम है बाई ईफेन। अपनी बहन गले लगाते हुए रॉन्ग रॉन्ग बोल रही होती है सिस्टर आज के बाद ना मैं आपकी बात कभी नहीं काटूंगी, मुझे पता चल गया कि ऐसे यहाँ पे घूमना ना कितना खतरनाक हो सकता है। एल्डर सिस्टर बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। ईफेन सोच रहा होता है कि चलो ठीक है अगर मुझे यहाँ पैसे नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, ये लड़कियां पूरी के सेफ है, ये जान के मुझे काफी अच्छा लगा। एल्डर सिस्टर बोल रही होती है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ इसके बारे में मुझे पता है और मिस्टर ईफेन आपने मेरी बहन को बचाया इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि मेरे मेरी बहन की लाइफ ना कितनी प्रीशियस है। वैसे अब जबकि आपने यहाँ पे इतना बड़ा काम किया है तो आपको शुक्रिया बोलने के लिए ना मैं एक पार्टी रखना चाहती हूँ। ईफेन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पे इतनी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और एक पार्टी रखना ये तो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। वैसे आपकी बहन ने ना मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसको यहाँ पे सेफली लेके आता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे 1 मिलियन देगी, तो मुझे पूछना था क्या जो प्रॉमिस वो पूरा हो पाएगा क्या। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है अच्छा तो यहाँ पे रॉन्ग रॉन्ग ने तुम्हें वादा किया है कि वो तुम्हें 1 मिलियन रिवॉर्ड के तौर पे देगी। ईफेन बोल रहा होता है इसके बारे में भूल जाइए इतना जरूरी भी नहीं है, मैं तो बस इस चीज के बारे में ऐसे ही पूछ रहा था। ईफेन सोच रहा होता है मुझे लगा ही था 1 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आखिर एक नॉर्मल सी लड़की इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएगी, मुझे ना यहाँ पे रिवॉर्ड के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बेकार में ये टॉपिक सामने खोल दिया। एल्डर सिस्टर बोल रही होती है रॉन्ग रॉन्ग आखिर तुम अपनी लाइफ की इतनी कम वैल्यू कैसे कर सकती हो, तुमने यहाँ पे उनको रिवॉर्ड के तौर पर सिर्फ 1 मिलियन देने का वादा किया है, लगता है कि तुम अपनी बड़ी बहन को ना ह्यूमिलेट करने का ट्राई कर रही हो। रॉन्ग रॉन्ग बोल रही होती है सिस्टर में दर्द हो रहा है मुझे माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था। एल्डर सिस्टर बोल रही होती है कि ब्रदर आपको यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे ना 100 मिलियन दिए जाएंगे हमारे टैंक फैमिली ग्रुप की तरफ से, इसे छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए, आपको नहीं पता कि आपने मेरी बहन को बचा के कितना बड़ा काम किया है। ईफेन बोल रहा होता है आपने क्या बोला टैंक फैमिली ग्रुप, क्या आप यहाँ पे उसी टैंक फैमिली ग्रुप के बारे में बात कर रही हो जिसकी मार्केट वैल्यू $50 बिलियन है। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि लगता है अपनी कंपनी को पहचान गए, मैं आपसे बोलूंगी कि प्लीज इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन की जान के सामने ये अमाउंट ना कुछ नहीं है। अगर इस पैसे के अलावा भी आपको लाइफ में कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो आप मुझसे बोल देना, आपकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ईफेन बोल रहा होता है क्या कमाल की बात है, मुझे अभी जस्ट ना हेल्प की जरूरत थी, क्या प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है हाँ बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए। आगे हमें 3 दिन बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है ब्रदर ईफेन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके मॉम के ऑपरेशन के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी ना मैं अरेंज करवा दी है, मैंने यहाँ पे पूरी कंट्री के 5 सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया है और आपकी मॉम की सर्जरी करने के लिए कुछ बाहर के डॉक्टर्स भी आए हैं। मैं ये बात अश्योर कर सकती हूँ कि आपकी मॉम को ना कुछ नहीं होगा और जल्दी जो आपकी मदर है वो रिकवर भी कर जाएंगी। ईफेन के डैड बोल रहे होते हैं मेरी तुम मेरे को भी टेंशन मत लेना, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बेटे ने ना तुम्हें ठीक आने की सारी अरेंजमेंट करा ली है। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो ना ये मैं महसूस कर सकती हूँ, मैंने भी अपने मॉम डैड को बहुत ही कम एज में खो दिया था और अब मेरी फैमिली में ना सिर्फ एक इंसान बची है वो है मेरी छोटी बहन, इसी वजह से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। मेरी इस लाइफ के अंदर ना मेरी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है मेरी बहन। ईफेन बोल रहा होता है सिस्टर टैंग आपका मेरी हेल्प करने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता कि आपने मेरे कंधों पे लगा हुआ ना कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अगर फ्यूचर में किसी भी चीज को लेके आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को याद कर सकती हो, चाहे मैं किसी भी काम में क्यों ना हो आपकी हेल्प करने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगा। सिस्टर टैंग बोल रही होती है कितनी कमाल की बात है ना, मैं यहाँ पे ना आज आपसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आई थी। देखिए जो हमारे टैंक फैमिली के गार्ड्स थे वो उन बंदों से ना काफी ज्यादा इजीली हार गए थे, लेकिन आपने अकेले ही उन सारे बंदों को हरा दिया था। इसी वजह से क्या आप प्लीज मेरे टैंक फैमिली गार्ड्स को ट्रेन कर सकते हो क्या, अगर वो आपसे ट्रेन हो जाएंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। झुकते हुए सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं बॉस हम लोग को ट्रेनिंग दीजिए, हम लोग को बिल्कुल आप ही की तरह ना पावरफुल बनना है। ईफेन सोच रहा होता है क्या इन लोग को ट्रेनिंग चाहिए। सिस्टर टैंक बोल रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरी बहन के ऊपर उस दिन अटैक हुआ था और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि वो रैंडम अटैक नहीं था, वो एक फुली प्लान अटैक था जो कि मेरे एक बिजनेस राइवल ने मेरी बहन के पास करवाया था। मेरे राइवल को क्लियरली पता है कि अगर मेरे को तोड़ना है तो इसके लिए उन लोगों को मेरी बहन को टारगेट करना होगा। वैसे आपको पता सारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक चीज मुझे पता चली जो कि काफी शॉकिंग थी, मेरी बहन को बचाने के चक्कर में आपने जितने भी लोग को मारा था ना वो सभी लोग ट्रेन फाइटर्स थे, लेकिन आपके हाथों मार खाने के बाद में ना वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन से उन लोगों ने आपसे मार खाई है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आपसे मार खाने की वजह से वो सभी लोग मेंटली शॉक हो चुके हैं।
मुझे ये तो नहीं पता कि आपने उनसे फाइट करने के लिए किस मेथड का यूज किया है, लेकिन पक्का से आपका मेथड है ना वो काफी कमाल का है, जिसकी वजह से ये प्रोफेशनल फाइटर्स भी ना इतना शौक हो चुके हैं। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि हमारे बॉडीगार्ड को आप पर्सनली ट्रेन करो, जिससे कि ये लोग भी ना काफी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। ईफन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, बस कुछ ट्रेनिंग मेथड को ना आपस में मिला दिया और उसके बाद में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बन गई। सिस्टर टैंग बोल रही होती है कि मुझे पता है आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और इसी वजह से आप काफी ज्यादा बिजी भी रहते होगे, इसी वजह से मैं आपका ना ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली, सिर्फ आधा महीना लगा के आप इन लोगों को ट्रेन कर दो। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको इसके बदले में एक काफी कमाल का अमाउंट पे करूंगी, 30 मिलियन तो मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। अगर आपको प्राइस बढ़ानी भी हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप इसे बढ़ा सकते हो। ईफन बोल रहा होता है सिस्टर टैंग सच में आप एक बहुत ही कमाल की बिजनेस वूमन हो, आपको पता है कि आखिर किस चीज के लिए क्या प्राइस देनी है। मेरे पास में ना कोई रीजन नहीं बचा क्या आपको मना कर सकूं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इन लोगों को ट्रेन करने में ना मैं अपना बेस्ट दूंगा। सिस्टर टैंग बोल रही होती है ठीक है फिर तो ये तय रहा, आपको इन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए है ना मैं अरेंज करवा देती हूँ। अब अगले 15 दिन हमारी बॉडीगार्ड आपके अंडर में है। ईफन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, सिस्टर टैंग के साथ में रह के ना मैं काफी सारे पैसे कमा पा रहा हूँ और अब मुझे डिलीवरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बॉडीगार्ड को ट्रेन करने के साथ ही ना मैं अपने मॉम का ख्याल रख सकता हूँ। डिलीवरी के काम की वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था और मैं अपनी मॉम का ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहा था, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है और इनके बॉडीगार्ड को ट्रेन करने के बाद जिनका फेवर है मैं वो भी रिटर्न कर लूंगा। सच में जो ये किस्मत है ना ये काफी कमाल की चीज है, कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। फिर जो हमारा ईफन होता है इसने बॉडीगार्ड को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि जब भी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पर अटैक करे तुम्हें उसके अटैक को सिर्फ डॉज ही नहीं करना साथ ही अटैक भी करना है। ईफन बता रहा होता है कि जब मैं टैंक फैमिली के बॉडी को ट्रेन कर रहा था उसी बीच जो मेरी मॉम थी ना उन्होंने भी आंखें खोल दी, डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट थी वो काफी अच्छे से काम कर रही थी और अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मेरी मॉम रिकवर कर चुकी है। 15 दिन बाद हम देखते जो ईफन होता है वो अपने घर वापस आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है फाइनली अब मेरी मॉम भी ठीक है और मेरे अकाउंट के अंदर भी ना एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आ चुका है, अब अर्थ पे ना मेरा कोई काम बाकी नहीं है। चल के एक बार मार्शल वर्ल्ड में देखते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ये बोलते हुए ईफन अपनी रिंग पहन लेता है। मार्शल वर्ल्ड में आते हुए ईफन बोल रहा होता है सच में मैं काफी ज्यादा बिजी था, पता नहीं जो रूरू और बाकी सभी लोग होंगे वो कैसा कर रहे होंगे, लेकिन तभी जो ईफन होता है वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि पूरा मू फैमिली विलेज बर्बाद हो चुका है। ईफन बोल रहा होता है ये कैसे हुआ और आखिर किया किसने, मुझे तो यहाँ से गए हुए पूरा 1 महीना तक नहीं हुआ। रूरू अंकल क्यूटी आखिर सभी लोग कहाँ पर हो। तभी नालैन बोलते यंग मास्टर ईफन फाइनली वापस आ गए। ईफन बोल रहा होता है मिस नालैन आप यहाँ पे। नालैन बोल रही होती है कि हम सभी लोग ना आप ही का वेट कर रहे थे। सीन चल होता है हमें ट्रेजर पवेलियन के वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मू फैमिली के सारे बंदे होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। अंकल क्यूटी बोल रहे होते धीरे से लगाओ, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। वही अंकल यान बोल रहे होते ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए। तभी जो वेयर हाउस का गेट होता है वो खुलने लगता है। शौक होते हुए अंकल यान बोल रहे होते हैं कि कौन है वहाँ पर। ईफन बोल रहा होता है अंकल क्यूटी अंकल यान ये मैं हूँ। वहाँ पे सभी लोग ईफन को घेरते हुए बोल रहे होते हैं ईफन तो फाइनली वापस आ गए। ईफन बोल रहा होता है अंकल क्यूटी आप सभी लोग को ठीक देखे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी शौक होते हुए ईफन बोलता है अंकल क्यूटी आपका हाथ के साथ में क्या हुआ, आपका राइट हैंड 1 महीने पहले बिल्कुल ठीक था और बाकी सभी लोग भी यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड है, सबके जो हाथ पाव है आखिर वो कटे हुए कैसे हैं। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं कि हमें से अपना हाथ खोया है, यहाँ पे सभी लोग जिंदा है, क्या ये बड़ी बात नहीं है। ईफन बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, रूरू यहाँ पर नहीं है, मुझे बताइए क्या वो कहाँ पर है, अगर वो मुझे देखती ना तो दौड़ते हुए यहाँ पे आ जाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रूरू को जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। रूरू बोल रही होती है डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं प्यारी बच्ची रूरू हम लोग को पहले ना तुम्हारे सारे के सारे वाउंड को क्लियर करना होगा, जब हम इन्हें क्लीन कर देंगे ना तभी ड्रेसिंग चेंज हो पाएगी और फिर तुम्हारा जो ये दर्द है ना ये काफी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें इसको तब तक संभालना होगा। ये बोलते हुए पट्टियों को खोलने लगते हैं, लेकिन मैं जली हुई स्किन को देखते हुए रूरू काफी परेशान हो जाती है। मेडिसिन को फेंकते हुए रूरू बोल रही होती है मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, ऐसे फेस के साथ में मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। मैं अब दिखने में ना किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही हूँ, मेरा ये चेहरा ना मेरे लोगों को पसंद नहीं आएगा, मुझे मरना है। तभी यहाँ पे ईफन आते हुए रूरू को शांत कर देता है। ईफन बोल रहा होता है रूरू प्लीज शांत हो जाओ, तुम मेरे को भी टेंशन मत, तुम्हारे ब्रदर यहाँ पे आ चुके हैं ना और तुम ठीक हो जाओगी। रोते हुए रूरू बोल रही होती है ब्रदर ईफन फाइनली वापस आई गए। नालैन बोल रही होती है कि हम लोग काफी लकी थे जो कि हम रूरू को ना बचा पाए, लेकिन बेकार बात तो ये कि मैं पहुंचने तक इनकी बॉडी काफी ज्यादा हेविली जल चुकी थी और शायद इनकी बॉडी के ऊपर ना बिल्कुल भी अच्छी स्किन बाकी रही होगी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट गर्ल थी, पर इतनी कम एज के अंदर इनके साथ में ये हादसा हो गया। इनकी पूरी बाकी लाइफ ऐसे जीने को काफी दिक्कतें आएंगी।
और सच में इनके लिए ऐसे जीना ना काफी ज्यादा पेनफुल है। ई फैन बोल रहा होता है मुझे जानना है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है, जिसने भी सब कुछ किया है ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नालन बोल रही होती सब कुछ करवाने वाले ना दो लोग हैं। सबसे पहली है लिन फैमिली और दूसरे हैं सिटी लॉर्ड के मेंशन के लोग। सीन चेंज होता है, हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे आज क्यों आए हो। यूनकाय बोल रहा होता है अंकल लैन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैंने अपने लोगों को बोला कि कुछ बॉक्सेस में भर के ना स्पीड स्टोन लेके आए ताकि मैं ये स्पीड स्टोन ना अपने अंकल लैन को दे सकूं। उम्मीद है कि जूनियर की तरफ से ये गिफ्ट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। हंसते हुए सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि ये स्पीड स्टोन काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं, मेरे सामने लाने के लिए ना तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरी बेटी जीनर ने एक कमाल के बच्चे को चुना है। यूनकाय तुम भी एक काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो। यूनकाय बोल रहा होता है कि आपके मुंह से ये सब कुछ सुन के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पे जीनर आते हुए बोल रही होती है यूनकाय तुम हमेशा ये गिफ्ट देके ना मेरे डैड को खुश करते रहते हो, लेकिन इन चीजों से मैं खुश नहीं होने वाली। आखिर वो कमीना बाई फैन कहाँ पर है? एक महीने के अंदर क्या तुम उसको ढूंढ नहीं पाई क्या? तुमने तो कहा था ना कि तुम उसको मेरे सामने लेके आओगे ताकि मैं उस कमीने को अपने हाथों से मार सकूं, पर क्या ये काम करने के तुम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो क्या? यूनकाय बोल रहा होता है जीनर प्लीज शांत हो जाओ, मैंने अपने लोगों को बोल रखा है वो ये काम कर देंगे। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं जीनर बेवकूफी करना बंद करो, बाई इफन कहाँ से आया है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और उसकी जो वेल्थ है ना वो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो बंदा हमारे पूरे एम्पायर को भी ना खरीदने का दम रखता है और ऊपर से यूनकाय ने उस पर अटैक करने के लिए असैसिन्स भेजे थे, पर वो असैसिन्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि इफन उन असैसिन्स को ना उल्टे ही पैसे देके वापस भेज दिया। तो इस बंदे के बैकग्राउंड के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसी वजह से हम लोग ना रैशली एक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बंदे को पकड़ने में अगर हम लोगों ने एक भी गलती करी ना तो ये हमारे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। जीनर बोल रही होती है डैड क्या आपको पता नहीं क्या हुआ था? सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है, ट्रेजर पवेलियन के अंदर ना तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, इसी वजह से ना मैंने यूनकाय को बोला कि अगर वो ईफन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसके जो करीबी मू फैमिली के लोग हैं ना उन्हें खत्म कर दो। वहाँ पे जाके यूनकाय ने मू फैमिली के सभी लोगों को काफी खतरनाक सबक सिखाया है। जब ईफन देखेगा ना उसके प्यारे लोग के साथ ये हो चुकी है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारा गुस्सा ना हम लोगों ने किसी पे उतार दिया है, अब तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनकाय बोल रहा होता है कि जब मू फैमिली कॉप्स को गिन रहे थे तो हमको पता चला कि उनकी फैमिली के अंदर पूरे 37 लोग थे, जिनमें 27 लोग तो ऑन द स्पॉट ही मारे गए, पर 10 लोग की जो बॉडीज थी वो वहाँ से गायब थी। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर 10 लोग कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है कि सिटी में से किसी ने उन लोगों की हेल्प करी है इसी लोग बच पाए। पर हाँ एक बात है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड है, उन लोग को हमने इतना इंजर्ड कर दिया है ना कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं अच्छा 10 लोग भाग गए हैं, एक काम को उन सभी लोग का ना वांटेड पोस्टर सिटी में लगवा दो। मू फैमिली के बाकी लोग और बाई फैन इन्हें हमें ढूंढ के रहना है, भले इन लोगों को ढूंढने के लिए हमें जमीनी क्यों ना खोदनी पड़े हम खोदेंगे, पर ये कमीने ना बचने नहीं चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने ना सिटी लॉर्ड के मैंशन को ऑफेंड किया है, इन लोगों का मरना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं नालेन को जो कि बोल रही होती है यंग मास्टर यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना मैं उसके बारे में आपको बता दिया। लियोन सिटी के अंदर ना मेरे काफी ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं। जब मुझे पता चला कि सिटी लॉर्ड के लोग मू फैमिली पर अटैक कराने वाले हैं तब वहाँ पे छुपके छुपके ना मैंने अपने कुछ लोगों को भेज दिया था ताकि इन लोगों को बचा के ना वापस लेके आया जा सके। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि लिन फैमिली वालों ने अपना काम काफी फास्ट खत्म कर दिया। जब तक मैं और मेरे लोग वहाँ पे पहुंचे थे तब तक पूरे विलेज को ना उन लोगों ने आग लगा दी थी और 37 में से 27 लोग तो ऐसे थे जो कि मारे जा चुके थे, लेकिन उस वक्त भी घर में छुपे हुए कुछ लोग तो थे जिनको बचा पाए और अभी वो सभी लोग ना हमारे वेयर हाउस के अंदर है। लिन फैमिली वाले छुपने के लिए जो रूरू थी वो एक राइस के पॉट में छुप गई थी और वहाँ छुपने की वजह से लिन फैमिली वाले उसे ढूंढ तो नहीं पाए, लेकिन जो राइस का पॉट था ना वो काफी गर्म हो गया और ऊपर ढके होने की वजह से अंदर काफी ज्यादा भाप बनी और हमारी रूरू की बॉडी ना काफी ज्यादा हेविली बर्न हो गई। मुझसे जितना भी कुछ हो पाया मैंने किया और पूरा ट्राई करने के बावजूद भी ना मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को बचा पाई। ई फैन बोल रहा होता है मिस नालैन मैं बाई ई फैन आपके इस फेवर को ना कभी नहीं भूल सकता। नालैन बोल रही होती यंग मास्टर अब आप क्या करने वाले हो? ई फैन बोल रहा होता है कि मुझे करना क्या है, उन कमी दोनों फैमिलीज को ना मैं खत्म करके रहूंगा। नालैन बोल रही होती है नहीं ऐसा मत करना, चाहे हम यहाँ पे लिन फैमिली की बात करें या फिर सिटी लॉर्ड के मेंशन की, इन दोनों के पास में ही ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रीलम के मास्टर्स है और ऊपर से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत भी है जो हमारा सिटी लॉर्ड है ना लेन कियान वो अपने कल्टीवेशन के 5th स्टेज पर पहुंच चुका है और अभी ना वो मैरो क्लिंजिंग रियलम पर है। अगर 5 वाइल्ड बीस्ट मिलके भी उस कमीने से फाइट करे तो सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसी वजह से अभी उसका आपसे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं तो ये भी सुना है कि उस कमीने के पास में ना एक बहुत ही हाई लेवल का वेपन है
और जब तक कि उसके पास वो वेपन रहेगा उसको मारना इम्पॉसिबल है। ईफन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे लोगों को मारना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आके मेरे प्यारे लोगों को मार के चला जाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। इन लोगों के ऊपर मर्सी दिखाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि ये बंदा अपने बॉडी कल्टीवेशन के 5th स्टेज पर है। अगर वो मुझे उसको मारना है ना तो मैं उसको मार ही दूंगा। लेकिन हम मिस ना लें, जाने से पहले मुझे कुछ कहना था। मेरे एब्सेंस में आपने इन सभी लोगों का काफी अच्छा ख्याल रखा। फिर से मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बाद में ना मैं वापस आऊंगा और उसके बाद मैं सभी लोगों को ना काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो ईफन होता है वो फिर से मेडिसिन हॉल आ गया होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या आपकी फैमिली के अंदर कोई जला है क्या? आपने आज यहाँ पे जितने भी हर्ब्स निकलवाए हैं ना वो सब जलन वाले हर्ब्स हैं। ईफन बोल रहा होता है, ब्रदर प्लीज इस चीज के बारे में खुद मत पूछिए क्योंकि अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि आपको आंसर कर पाऊँ। शॉपकीपर बोल रहा होता है, ठीक है ब्रदर, अपना ख्याल रखिएगा। शॉपकीपर सोच रहा होता है कि वैसे ही लड़का ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है। ये काफी ज्यादा अजीब भी है और काफी मिस्टीरियस भी। हर बार यहाँ पे आता है और मेडिसिन लेके जाता है। पता नहीं इतनी मेडिसिन का ये करता क्या है, लेकिन आज इसको पहली बार देख के लग रहा है कि इसे किसी अपने को चोट लगी है जिसको हील करने के लिए ना ये यहाँ पे मेडिसिन लेके गया है। सीन चल होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ईफन के डैड बोल रहे होते हैं, ईफन क्या तुम श्योर हो कि तुम हम लोग के साथ में ट्रिप पे नहीं चलोगे? ईफन बोल रहा होता है, मॉम डैड आप मेरी टेंशन मत लो, आप लोग आराम से मालदीव जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। और हाँ, आप लोग को पैसे की टेंशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मेरे कार्ड के अंदर ना आधे पैसे बाकी हैं। इतने पैसे में तो हम लोग काफी इजीली काफी लंबा तक एंजॉय कर लेंगे। वैसे ही मॉम को रिकवर किए हुए कुछ दिन हुए हैं। अगर ये ट्रिप पे जाएंगे ना तो इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ईफन के डैड बोल रहे होते हैं, मई ईफन का मतरों को वो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसके पास में करने के लिए बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसे में हम लोग ना उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा क्या करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग को हमेशा ईफन को सपोर्ट करना होगा और हम कभी भी ईफन की लाइफ के अंदर ना उसके लिए रुकावट नहीं बन सकते। सीन चेंज होता है, हम देखते सिस्टर गुओ को जिनके फोन के ऊपर लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। सिस्टर गुओ बोल रही होती है कि ये बंदा कौन है जो कि आधी रात को इतने मैसेज भेज रहा है। ईफन ने मैसेज किया होता है कि सिस्टर गुओ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आपको ना थोड़ा एडवांस रेंट पे कर दिया है, एक बार ना आप उस रेंट को चेक कर लेना। सिस्टर गुओ बोल रही होती है कि इस बच्चे ने एडवांस रेंट पे कर लिया है, लगता है ना कि इसको सच में कोई अच्छी जॉब मिल गई। वैसे एडवांस कितना ही पे किया होगा, नेक्स्ट मंथ का पे कर दिया होगा। ईफन ने बोला है चेक करने के लिए, तो चलो चेक कर लेती हूँ। तभी वो शॉक होते हुए बोलती है, क्या इसने 1 लाख ट्रांसफर किया है? आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, इसके पास में इतने पैसे कहाँ से आ गए? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ईफन को जो कि मार्शल वर्ल्ड में आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है, डॉक्टर काय मैं बहुत सा मेडिसिन लेके आया हूँ, क्या जो ये मेडिसिन है ये काम करेंगे क्या? डॉक्टर काय बोल रहे होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ना सीक्रेट रेसिपी का यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी। दिक्कत तो बस यहाँ पे ये है कि मुझे नहीं पता कि इतने कमाल के मेडिसिनल हर्ब्स को ना साथ में यूज कैसे करते हैं। ऐसे कमाल के मेडिसिन आज तक ना देखे गए ना किसी को मिले, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि इन मेडिसिन को ना कैसे यूज करना है। ईफन बोल रहा होता है, क्या मैंने यहाँ पे इन हर्ब्स को लाने में ज्यादा देर कर दिया है क्या? ईफन सोच रहा होता है कि एक दिन के अंदर मैं एक बार ट्रैवल कर सकता हूँ और उसके ऊपर भी ना वेट की काफी लिमिट है, तो इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं बस यहाँ पे आ जा ही रहा हूँ। डॉक्टर काय सोच रहे होते हैं कि जितनी मेडिसिन यहाँ पे लेके आए हैं इनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। सच में जो यंग मास्टर ईफन है ना ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अपने दोस्त को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लगता है कि रूरू ने ना कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जो कि उनको इतना कमाल का दोस्त मिला। नालन बोल रही होती क्या जो मेडिसिन है वो रेडी हो गई है क्या? ईफन बोल रहा होता है कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं दे चुका हूँ। नालन बोलती टेंशन मत लो, हम इसका यूज करते हुए कुछ तो बना ही लेंगे। रोते हुए रूरू बोल रही होती है, ब्रदर ईफन क्या सच में बिल्कुल वैसी बन सकती हूँ जैसे कि मैं हुआ करती थी? ईफन बोल रहा होता है, रूरू तुम अपने ब्रदर के ऊपर भरोसा करती हो ना? तुम्हारे ठीक होने के बाद में ना मैं तुम्हारे लिए काफी ड्रेस खरीदूंगा जिसकी वजह से तुम पहले से भी काफी ज्यादा प्रिटी लगोगी। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं रूरू के हाथ से मिरर गिर के टूट गया होता है। ईफन बोल रहा होता है, रूरू क्या होगा? अगर मेडिसिन खाने का पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तभी रूरू बोलती है, ब्रदर ईफन मैं यहाँ पे कम्प्लीटली रिकवर कर चुकी हूँ और सिर्फ मैंने रिकवरी नहीं किया, अब मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छी दिख रही हूँ। रूरू बोल रही होती है, ब्रदर मुझे माफ करिएगा, खुद को बिल्कुल सही देख के ना मैं काफी सरप्राइज हो गई थी, इसी वजह से मेरे हाथ से वो मिरर गिर गया। डॉक्टर काय बोल रहे होते हैं, रूरू तूने मुझे काफी डरा दिया था, मुझे लगा कि मैंने मेडिसिन बनाने में कोई गलती कर दी है, इसलिए तुम्हारे साथ में ना कुछ गलत हो गया। ईफन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है रूरू अब तुम पहले के मुकाबले भी ना काफी अच्छी दिख रही हो। रूरू बोल रही होती है, ब्रदर ईफन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नालन सोच रही होती है कि आगे जो यंग मास्टर ईफन है ये आते कहाँ से हैं? इनका जो बैकग्राउंड है ना कहीं से भी सिंपल नहीं हो सकता। इनके पास में वो ट्रेजर्स है जो कि इस वर्ल्ड में होना पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसे स्पिरिचुअल मेडिसिन जो कोई हासिल नहीं कर सकता, उन्हें ऐसे यूज कर लेते हैं ना जैसे कि वो कुछ भी ना हो। ईफन बोल रहा होता है, मिस नालन आपने बीते टाइम में बहुत कुछ किया है, इसी वजह से मैं आपको थैंक यू के तौर पे ना ये ड्रैगन टेल ग्रास दे रहा हूँ। और हाँ, इसके अलावा ना मुझे आपसे एक फेवर भी चाहिए था। नालन बोल रही होती हाँ यंग मास्टर कहिए आपको क्या चाहिए। ईफन बोल रहा होता है कि आपके पास जितनी भी कमा की मार्शल आर्ट टेक्निक है वो मेरे को दे दीजिए, और साथ ही मेरे को ट्रेनिंग करने के लिए ना एक शांत जगह चाहिए। जितना जल्दी ये दोनों काम हो सकते हैं उतना ही बेटर होगा। सीन चल होता है माउंटेन्स पे एक घर का सीन दिखाया जाता है। ईफन बोल रहा होता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए अब मुझे भी पीना पड़ेगा। मैरो क्रीजिंग रिलम से अभी मैं काफी ज्यादा पीछे हूँ, और इतने कम पावर के साथ में ना मैं लैंकियन को नहीं मार पाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भले ही मेरी बॉडी के ऊपर कितना स्ट्रेन क्यों ना पड़े। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को ना काफी जल्दी इंक्रीज करना होगा, जिससे कि उन कमीनों को ना मैं जल्दी खत्म कर सकूं। ये बोलते हुए ईफन वहाँ पे एक अटैक के अंदर पूरा पेड़ काट देता है। ईफन बोल रहा होता है फिर से मुझे पीना होगा। बाहर प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि इतना काफी नहीं है, मुझे और पीना होगा। डॉक्टर काय बोल रहा होता है, मिस नालन आखिर आपने इनको ना कितनी मार्शल टेक्निक दे दी है। वो यहाँ पे पागलों की तरह दिनों रात प्रैक्टिस ही किए जा रहे हैं, और ऊपर से काफी ज्यादा हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट का ब्लड पी रहे हैं। नॉर्मली कोई मार्शल आर्टिस्ट एक का भी पी लेता है ना तो उसे इसको प्रॉपर्ली कल्टीवेट करने में ना काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन ये बंदा ये काम काफी जल्दी कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ये लिक्विड ना पानी बन चुका है। मिस नालन बोल रही होती है, डॉक्टर काय अगर मैं सच कहूँ ना तो मार्शल टेक्निक्स के बारे में मुझे भी नहीं पता, और अपने पावर और बैकग्राउंड के बारे में ये बंदा कुछ नहीं बताता। आपने मुझसे पूछा तो ये अच्छी बात है, पर कभी भी इस चीज के बारे में उनसे ना मत पूछना, वरना यंग मास्टर ईफन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मिस नालन सोच रही होती है कि ये बंदा ना सच में काफी ज्यादा अजीब है, ये ना यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। इनके किए हुए हर एक काम ना लॉजिक के बिल्कुल पार ही होते हैं। आगे हम देखते ईफन को लगातार प्रैक्टिस करते करते रात से सुबह हो गई होती है, और ईफन ने अपने आसपास के पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया होता है। खुश होते हुए ईफन बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब मैं बॉडी कल्टीवेशन रियलम के ना 4th स्टेज पहुंच चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रियलम का कल्टीवेटर बन गया हूँ। नालन बोल रही होती, यंग मास्टर भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप ना काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे सिर्फ 15 दिन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। ईफन बोल रहा होता है, मिस नालन मेरे को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर बीते कुछ दिनों में आप मेरे साथ में नहीं होती ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब जबकि मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है तो अब यहाँ पे रुकने की ना कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप रूरू और बाकी सभी लोगों को ना सिटी के बाहर पहुंचा दो, उन लोगों को इस लूइन सिटी के ना आसपास भटकने मत देना। नालन बोल रही होती, यंग मास्टर ईफन आखिर जल्दी क्या है, इन मैटर्स के बारे में ना हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। अभी आपको ब्रेक थ्रू किए हुए कुछ सेकंड्स ही हुए हैं और आप ऑलरेडी यहाँ पे फाइट करने के बारे में बात भी करने लगे। वैसे यंग मास्टर ये वो गिफ्ट था जो कि मेरे को आपको देना था। ईफन बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या चीज है। नालन बोल रही होती है कि ये मेरी तरफ से ना कुछ तालिस्मान है, इसका यूज करते हुए अपने मार्शल आर्ट को मैक्सिमम लेवल पे यूज कर सकते हो, और इसके अंदर कुछ ना प्रोटेक्टिव तालिस्मान भी है। मान लो अगर आपके ऊपर किसी ने कोई बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया तो वहाँ पे आपको डिफेंड करने में ना ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये हर एक तालिस्मान को फाइट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो अगर ये आपके पास में बेटर है। और हाँ, मेरे पास में यहाँ पे एक और चीज है, इस स्वॉर्ड का नाम है शार्क स्वॉर्ड। हमारे यान डायनेस्टी की ये टॉप 10 स्वॉर्ड में से एक है, और ये शार्क स्वॉर्ड ना काफी ज्यादा फेमस भी है। कहते हैं कि इस स्वॉर्ड के पास में एबिलिटी है कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। ये हमारे ट्रेजर पवेलियन के ना दूसरे ब्रांच में थी। स्पेशली मैंने इस स्वॉर्ड को ना आप ही के लिए मंगाया है ताकि इसका यूज करता को फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी हो। ईफन बोल रहा होता है कि मेरे लिए इतना कुछ करने का आपका सच में बहुत शुक्रिया, इसका जो अमाउंट है ना मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। नालन बोल रही होती है, नहीं इसे कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि हम लोग लास्ट टाइम ना किस्मत से मिले थे, लेकिन वक्त के साथ मैंने ना आपको काफी अच्छे से पहचान लिया है। अगर देखा तो मूव फैमिली के रिवेंज के लिए आप यहाँ पे इतना कुछ कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि उसके बदले में ना वो आपको कुछ नहीं दे सकते। इसी वजह से आपने मेरी रिस्पेक्ट जीत ली। आज की दुनिया में ना पावर तो बहुत सारे लोगों के पास में होती है, लेकिन एक अच्छा दिल ना बहुत कम लोगों के पास में होता है। आप इस अच्छे इंसान की हेल्प करके सच को तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मेरा पूरा पवेलियन ना आपके लिए प्रे करेगा कि आपको यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए आप उसे अचीव करो और वापस ना बहुत ही कमाल की विक्ट्री के साथ में लौटो। ईफन बोल रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भाई ईफन आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, और अगर मैं जीत के वापस आया ना तो आपकी इस काइंडनेस को 100 टाइम रीपे भी करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें लिन फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मेंशन आते हुए ईफन बोल रहा होता है, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पे वो लिन फैमिली के कमीने रहते हैं। गार्ड्स बोल रहा होता है, तुम कौन हो और बिना किसी परमिशन के तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की, क्या तुम्हें नहीं पता है कि लिन फैमिली के लोगों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है। तो अभी वहाँ पे ईफन आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को काफी ज्यादा घायल कर देता है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम लोग पूछ रहे थे ना कि आखिर मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे मेरे बारे में अच्छे से जान लो।
मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम कुत्तों की जिंदगी आज यहीं पे खत्म करने वाला है। लिन फैमिली, मेरा जो ये रिवेंज है ना, ये तुम लोगों से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी जो मेरी तलवार है ना, ये तुम्हारे गर्दन तक पहुंच चुकी होगी। अंदर यूनकाय बोल रहा होता है, डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे जीनर को ना अच्छे से फंसा लिया है। मैं इस बात गारंटी कर सकता हूँ कि जल्दी ही ना मेरी और जीनर की शादी हो जाएगी। यूनकाय के डैड बोल रहे होते हैं, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वैसे भी तुमने जीनर से शादी करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। यूनकाय बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं लिन फैमिली यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिर अगर मैं सिटलॉर्ड की बेटी से शादी भी कर ली तो उसके बाद मैं लिन फैमिली की जो पावर्स थी ना, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जो पूरी लुयन सिटी है ये हमारा एरिया बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने खड़ा हो सके। लिन डाफो बोल रहे होते यूनकाय, सच में तुम ना मेरे बेटे होने के काबिल हो, तुमने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है। तुम्हारी और जीना की शादी होने के बाद में इस फैमिली की गद्दी भी तुम्हारी ही होगी। उसके बाद हमारी लाइफ में ना कोई दिक्कत नहीं बचेगी। यहाँ का जो पूरा बिजनेस है उसे ऑलरेडी हम डोमिनेट करते हैं। अगर जो यहाँ का पावर सिस्टम है वो भी हमारे हाथों में आ गया तो ये पूरी सिटी हमारी मुट्ठी में हो जाएगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? क्या जो हमारे गार्ड्स हैं वो किसी से फाइट कर रहे हैं क्या? तभी उड़ते हुए कुछ गार्ड्स अंदर आके गिरते हैं। शॉक होते हुए लिन डाफो सोच रहा होता है कि आखिर भरी दोपहर में किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो कि हमारे लिन फैमिली गार्ड्स को मारते हुए अंदर घुसे आ रहा है। यूनकाय बोल रहा होता है कि कौन है वो कमीना जिसने कि हमारे गार्ड्स पर अटैक किया, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना तो सामने आओ। तभी वहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर यूनकाय तुमसे मिलके ना काफी अच्छा लगा, उम्मीद है कि अपनी आखिरी हार को तुम भूले नहीं होगे। हंसते हुए यूनकाय बोल रहा होता है, अच्छा तो ये तुम हो भाई ईफन, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ढूंढने के लिए ना मैंने कितनी मेहनत करी है। 1 महीने से पागलों की तरह मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम ना मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन देखो तुम खुद ही आगे से ना मेरे घर के दरवाजे पे आए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो कि तुम्हें घर पे आ गए। ये बोलते हुए यूनकाय अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। यूनकाय बोल रहा होता है कि आज ना मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें जीना को गिफ्ट कर दूंगा ताकि तुम्हें पनिश कर सके। लड़के तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे ना कितनी गंदी मौत मरने वाले हो। लेकिन तभी जो ईफन होता है वो यूनकाय का हाथ पकड़ लेता है। ईफन बोल रहा होता है, अच्छा तुम मुझे जिंदा पकड़ोगे और उसके बाद में मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हें पता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलते हुए यूनकाय का हाथ तोड़ देता है। चिल्लाते हुए यूनकाय बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं हाथ तोड़ने की। यूनकाय सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इस बंदे को देखा था तब ये इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, पर अब इसकी जो कल्टीवेशन थी ना वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, यहाँ तक कि अभी बड़ी में पहुंच चुका है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो ना कि आखिर मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, तुम्हें नहीं पता मेरी हिम्मत तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारी गर्दन तोड़ने से पहले भी ना मुझे एक बार सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी गर्दन की बारी आखिर में आएगी, पहले मैं एक करके तुम्हारे हाथ पांव तोड़ूंगा। ये बोलते वो यूनकाय का एक पांव तोड़ देता है। वहाँ पे यूनकाय को ऐसे मार खाते हुए देख के सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। चिल्लाते हुए यूनकाय बोल रहा होता है, डैड यहाँ से भाग जाइए, सिटी लॉर्ड के अलावा और कोई नहीं है जो कि इस कमीने को रोक सके। भागते हुए लिन डाफो बोल रहा होता है, मेरे बच्चे वेट करना, मैं जल्दी से जाके ना तुम्हारे अंकल को बुला के लेके आता हूँ। तभी जब मैं ईफन होता है वो डाफो के सामने आता है। ईफन बोल रहा होता है, मोटू तो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, अगर तेरा वेट कम होता तो शायद तू भाग पाता, लेकिन इस भारी वजन के साथ में ना तू नहीं भाग सकता, तूने यहाँ पे भागने के लिए काफी ज्यादा देर कर दी है। लिन डाफो बोल रहा होता है कि मेरी फैमिली यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, तुम मुझे नहीं मार सकते। ईफन बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली के स्ट्रॉन्ग होने से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे जब चाहूँ जिस चाहूँ उसे मार सकता हूँ। लिन डाफो बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे हमने जो भी कुछ किया था ना वो सिटी लॉर्ड के कहने पे किया था, अगर तुमने यहाँ पे मुझे या मेरे बेटे को मारा ना इसका तो सिटी लॉर्ड के खिलाफ जा रहे हो, और तुम्हें नहीं पता कि जो हमारे सिटी लॉर्ड वो कितने पावरफुल है, अगर तुम उनके हत्थे चढ़ गए ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि हमें हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गए ना तो तुम नहीं बचोगे। यूनकाय बोल रहा होता है कि मेरे डैड ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी और जीनर की शादी होने वाली है और जो हमारी एंगेजमेंट थी ना वो तो बहुत पहले हो चुकी है, इसके हिसाब से मैं सिटी लॉर्ड का हाफ सन इन लॉ हूँ। अगर तुमने यहाँ पे मुझे कुछ भी किया ना इसका तुम उनकी फैमिली को हाथ लगा रहे हो और मेरे फादर को तो हाथ लगाने का सोचना ही मत। तभी जो ईफन होता है वो लिन डाफो गर्दन को तोड़ देता है। चिल्लाते हुए यूनकाय बोल रहा होता है, कमीने ईफन आखिर तुम मेरे डैड के साथ में ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। ईफन बोल रहा होता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली को हाथ लगा के दिखाऊं, तुम्हारे डैड को ना मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, लेकिन वो सिटी लॉर्ड अभी तक तो यहाँ पे नहीं आया, लगता है ना कि अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम्हारे मरने के बाद ही वो कमीना यहाँ पे आएगा।
कांपते हुए युनकाय बोल रहा होता है कि तुम नहीं बचने वाले, तुम एक बहुत ही गंदी मौत मरोगे। लेकिन जैसे ही उसके पास में आता है, युनकाय अपने घुटनों पे आ गया होता है। युनकाय बोल रहा होता है भाई फैन मुझे मत मारो, मेरी लिन फैमिली के पास में जो भी कुछ है ना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हमारा जितना भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैं तुम्हें गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम ना यहाँ मुझे मत मारना। ईफैन बोल रहा होता है कि मुझे जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हो। अगर पूरी की पूरी लिन फैमिली को बेच दिया जाए तो कितना पैसा मिलेगा? 10 मिलियन गोल्ड कॉइन या फिर 50 मिलियन गोल्ड कॉइन। देखो युनकाय, अब ना तुम मरने वाले हो तो तुमसे यहाँ पे कुछ भी छुपाने का ना मेरे पास में कोई रीजन नहीं है। मेरे पास में अभी भी ना इतने कमाल के मेडिसिन हब पड़े हुए होंगे, मिनिमम 100 मिलियन गोल्ड कॉइन तो होगी ही। और अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास में ऐसे हर्ब्स का ना पूरा एक खजाना है। तो अब तुम्हें मुझे बताओ कि लिन फैमिली की प्रॉपर्टी में क्या मुझे इंटरेस्ट होगा क्या? मेरे पास में पैसों का ना अनगिनत सोर्स है, जितना पैसा तुम यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते ना उससे ज्यादा पैसा मेरे पास में है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारी लिन फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे मैं तुम्हें क्यों ही छोड़ूंगा? युनकाय बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे बहुत गलत किया है। ब्रदर ईफैन मेरे पे मर्सी दिखाओ, मुझे मत मारो। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे माफी मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अंदर से ना अभी भी सॉरी नहीं हो। तुमने ना मुंह फैमिली के सारे लोगों को मार दिया और तुम्हारे मुंह पे ना 1% रिग्रेट नहीं था। पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम जैसे लोग नॉर्मल लोगों को चीटिया समझते हो जो तुम अपने पाँव से कभी भी कुचल सकते हो। लेकिन आज तुम लोग को ना यहाँ पे फील हो रहा है कि एक चिड़ी की तरह कुचल जाना आखिर कहते किस चीज को है। फिर ईफैन युनकाय को वहाँ पे खत्म कर देता है। ईफैन बोल रहा होता है कि लिन फैमिली चैप्टर तो क्लोज हो गया, अब अगली बार तुम्हारी है सिटी लॉर्ड। ये बोलते हुए ईफैन वहाँ से निकल गया होता है। सीन जो होता है सिटी लॉर्ड के मैशर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा दौड़ते हुए बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड एक बहुत ही बुरी खबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही ना लिन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है और यंग मास्टर और फैमिली हेड को हमने खो दिया है। सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है पूरी सिचुएशन बताओ, आखिर वहाँ पे क्या हुआ? गार्ड बता रहा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था ना तब सिटी लॉर्ड के पास में 2 कंकुबाइंस थी। उन्होंने बताया कि मेन हॉल के अंदर एक बंदा आया था जिसका नाम था बाई ईफैन, और जो बाई ईफैन था ना वो किसी रिवेंज के बारे में बात कर रहा था। उसने एंटर करने के साथ ही हॉल में खड़े सारे बंदों को मार दिया। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं इस बाई ईफैन ने ना अपने हदों को क्रॉस कर दिया है, हमारे लुइन सिटी के जितने भी एग्जिट्स हैं सबको ब्लॉक करवा दो। जनरल पैंगलिंग और यूलेई 3 सोल्जर्स के साथ मेरे साथ में चलो, हम लोग अब लिन फैमिली जाएंगे ताकि इस चूहे को हम दबोच सके। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे को मरना चाहिए था, लेकिन उसके चक्कर में मेरा दाया हाथ लिन फैमिली खत्म हो गई। जाए से बाद सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है युनझाओ ज़ीबिंग तुम दोनों यहीं पे रहोगे और तुम्हारे जो यंग मिस है ना उन्हें प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम्हें घर के आसपास में कोई भी हलचल महसूस होना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ज़ीबिंग और युआन बोल रहे होते ठीक है सिटी लॉर्ड, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर अपने लोगों को लेके सिटी लॉर्ड वहाँ से निकल गए होते हैं। जीनर बोल रही होती है जनरल जी, जनरल युआन आखिर डैड से वो सारे लोगों को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? नॉर्मल जो डैड है वो इतने लोगों को लेके बाहर नहीं निकलते। जनरल युआन बोल रहे होते हैं यंग मिस कुछ वांटेड क्रिमिनल हैं जिन्होंने सिटी के अंदर काफी आतंक मचा रखा है, उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए ना सिटी लॉर्ड खुद गए हैं। जीनर बोल रही होती है अच्छा एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डैड गए हैं, तो फिर आखिर उनके साथ में आप लोग क्यों नहीं गए? जनरल युआन बोल रहे होते क्योंकि आपके डैड ने कहा था कि हम लोग को यहाँ पे रुक के ना आपकी सेफ्टी का अश्योर करना है। अपने रास्ते उतरते हुए जीनर बोल रही होती है ठीक है आप यहीं पे वेट करो, अगर मुझे आप लोग की जरूरत होगी ना तो आप लोग को बुला लूंगी। अपने कमरे में आते हुए जीनर बोल रही होती है कि पता नहीं डैड को क्या हो गया है। अभी भी यहाँ पे घर पे ना 4 जनरल्स है जो कि चारों के चारों ही ना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रीलम पर है, और वहीं जो मेरे डैड है ये मैरोक्रेसी रीलम पर है। आखिर किस गधे में इतनी हिम्मत होगी जो कि यहाँ पे आते हुए मेरे पे अटैक करे? चाहे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए इतनी खतरनाक जगह पे कोई नहीं आएगा। तभी एक मेट बोल रही होती है माय लेडी आज आपकी सर्विस के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आखिर आज सोने के लिए आप कौन से कपड़े पहनोगी? जीनर बोल रही होती है जो रेड ड्रेस है ये यहाँ पे क्या कर रही है? तुम्हें पता है ना ये मेरी ड्रेस नहीं है। मेट बोल रही होती है कि मिस्टर लिन ने कहा था ये एक बहुत ही वैल्यूएबल कपड़ा है, इसी वजह से इसको फेंकना सही नहीं रहेगा। जीनर बोल रही होती है उस कुतिया रूरू ने ये कपड़े पहने थे, आखिर उसे कपड़ों के बारे में क्या खास हो सकता है? मुझे इस कपड़ों को देख के ना उस कमी ने ईफन याद आती है, और उस बंदे के बारे में सोचना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फटाफट से इन कपड़ों को बाहर फेंक दो। जितनी बार भी मैं मून फैमिली के लोगों को याद करती हूँ मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कमीना बाई फैन उससे मैं हेवनी ऑर्डर को चुरा लिया, अगर वो कभी मुझे फिर से मिला ना तो उसके सर को मैं अपने हाथों से काटूंगी, और ये काम करने में ना सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी जो वहाँ पे मेट्स होती है वो वहीं पे गिर जाती है। जीनर बोल रही होती है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हें बेहोश कैसे हो रही हो? तभी यहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है कि ये लोग ना अब नहीं उठने वाली, चलो इनकी बात छोड़ो, तुम मुझे बताओ आखिर तुम मेरे सर को कैसे काटोगी? शौक होते हुए जीनर बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिटी लॉर्ड मेंशन है?
यहाँ पे बाहर ना बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स खड़े हैं, मेरे का आवाज लगाने पे वो तुम्हें आगे खत्म कर देंगे। ईफैन बोल रहा होता है अच्छा तो सिटी लॉर्ड का मेंशन है, लो मैं यहाँ पे अंदर खड़ा हूँ तो बाहर के लोग मैं क्या बिगाड़ लेंगे। चलाते हुए जीना बोल रही होती कोई यहाँ पे हेल्प करने के लिए आओ, यहाँ एक असैसिन आ गया है। ईफैन बोल रहा होता है कि चिल्लाने की ना कोई जरूरत नहीं है, सच में तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर ना 100 गार्ड्स खड़े थे और साथ ही में उनके ना 2 जनरल्स भी थे जो कि दोनों ही ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पे थे। पर अफसोस अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैंने उन सभी को मार डाला, जब उनमें से कोई जिंदा ही नहीं है तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी कैसे आएगा। जीना सोच रही होती है कि 2 जनरल्स को और 100 गार्ड्स को इस ईफैन ने कुछ सेकंड के अंदर ही मार दिया और इसने उन लोग को ऐसे मारा कि मुझे कोई आवाज भी नहीं आई। आखिर ये कमीना ईफैन कितना स्ट्रांग हो सकता है। अब इसका ये क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।